हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, पिछले 2 टेस्ट हमने किए हैं, टेस्ट नंबर 2 और टेस्ट नंबर 3, जिसमें हमने 2 सब्जेक्ट कवर कर लिया है। एक टेस्ट में पॉलिटी कवर किया है और दूसरे टेस्ट में जो है हमने ज्योग्राफी कवर कर लिया है, थोड़े थोड़े करंट अफेयर्स के साथ। तो लगभग 2 महीने का करंट अफेयर्स भी हमने कवर कर लिया है। इस डिस्कशन में हम लोग जो है इतिहास का करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो इस टेस्ट में आपको हिस्ट्री का और करंट अफेयर साथ में मिलेगा। थोड़े बहुत 2-4 प्रश्न जो है दूसरे सब्जेक्ट का भी मिलता रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं, और उससे आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध करते हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आप लोग वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो क्या लगता है ना कि हमको मोनोलॉग लगता है कि एक ही तरफ बात करते जा रहे हैं। किसी को पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, कैसा लग रहा है, कुछ कमेंट नहीं आ रहा है, तो पता नहीं चल पा रहा है कि क्या हो रहा है आपके साथ। तो इसलिए अनुरोध है आपसे, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट जरूर करिए, ताकि हमें पता चलता रहे कि आप लोगों की डिमांड क्या है और हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो बाकी वीडियो जैसा लगता है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अभी शुरुआती दौर में है तो थोड़ी बहुत परेशानी भी है, मेहनत पे उतना कुछ आता भी नहीं है मुझे जो इसमें एडिटिंग करके हम कुछ डाल सकें, कुछ मटेरियल आपके लिए अट्रैक्टिव बना सकें। तो अभी जो क्वालिटी है वो आपका सिर्फ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कंटेंट आपके पास पहुँचे। हम आपको इस चैनल पे यूपीएससी से संबंधित हिंदी मीडियम के लिए जो है बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाने का कोशिश कर रहे हैं, और लाने का अरेंज करके हम आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के औद्योगिक उत्पादन में तेजी आई थी। तो कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के औद्योगिक उत्पादन में तेजी आई थी। तो देखिए दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध जो है वह 1914 में हुआ था। ठीक है, उससे पहले भारत की जो औद्योगिक व्यवस्था थी वह काफ़ी ही लचर थी। भारत में औद्योगिक व्यवस्था बहुत ही कमज़ोर हो चली थी। जितने भी घरेलू उपलब्ध बाजार थे वो सब क्या हुए थे, अंग्रेजों के आने से बर्बाद हो चुके थे। तो प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ कि औद्योगिक विकास जो है उससे पहले तक, प्रथम विश्व युद्ध तक जो है औद्योगिक विकास काफ़ी धीमा था, और युद्ध के जो है अचानक से आ गया, नया स्थिति आ गया, तो सेना की आवश्यकता बहुत बढ़ गया था। ठीक है, तो उस समय जो ब्रिटिश मिल था वह युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त हो गया था। तो जो जनता है उनके लिए जो है मैनचेस्टर से आयात नहीं हो रहा था, उससे गिरावट हो गया। ठीक है, तो अचानक जो है भारतीय मिलों के पास जो है आपूर्ति के लिए एक घरेलू बाजार उपलब्ध हो गया। और जैसे जैसे युद्ध जो है लंबा होता गया, तो भारतीय कारखाना क्या है युद्ध की आवश्यकता के लिए भी जो है पूरा करने के लिए जुट गया। और उसमें जो है जुट के थाईले सेना के वर्दी, कपड़े, तंबू, चमड़े और जूते, घोड़े, खच्चर की काठी के लिए जो है के साथ कई अन्य सामान भी जो है वो बनाने लगे। नए कारखाने स्थापित किए गए और पुराने कारखानों कई पालियों में चलाए गए। तो दिन रात शिफ्ट जो है वो चलती रहती थी। तो क्या होगा कि नए नए जो श्रमिक आए उनको बहुत ही ज़्यादा रोजगार मिला, और बहुत ही औद्योगिक जो अचानक से तीव्र गति से आगे बढ़ा। तो पहला कथन सही हो जाएगा, जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है भारत में औद्योगिक उत्पादन में जो है बहुत ही ज़्यादा तेजी आई थी। ठीक है, युद्ध के पश्चात का ब्रिटेन कभी भी उस पूर्ववत अपनी स्थिति को प्राप्त नहीं कर सका। तो नहीं कर सका, क्यों नहीं कर सका? क्योंकि आप बताइए कि जब एक बार हाई पोजीशन पे पहुंच जाता है, बहुत ही उच्च स्तर पे पहुंच जाएगा, तो मैनचेस्टर को भी रिकवर करने में टाइम लगेगा ना, वक्त लगेगा। तो वो रिकवर उतनी जल्दी नहीं कर पाया, और उसी दौरान क्या हो गया कि आधुनिकीकरण जो है साथ साथ होने लगा। तो अमेरिका, जर्मनी, जापान प्रतिस्पर्धा में भी आ गया, और ब्रिटेन जो है इनमें जो है अपनी अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने में जो है युद्ध में जो कमज़ोर हो गया था वो उसी को बूस्ट करने में लग गया वो। तो दूसरा स्थिति है कि सिर्फ ब्रिटेन के ही कारण नहीं, तो जितना भी आधुनिकीकरण आ रहा था उसमें अमेरिका, जर्मनी भी जो है बहुत ही ज़्यादा, और जापान आगे बढ़ने लगा था। तो इस वजह से भी जो है वो क्या हो गया कि ब्रिटेन जो है अपनी पूर्वत स्थिति को प्राप्त नहीं कर सका, और भारत में जो है कम हुआ, धीरे धीरे जो है अपनी स्थिति मजबूत कर लिया था। लेकिन उतना ज़्यादा फिर भी जितना युद्ध में था उतना ज़्यादा मजबूत नहीं कर पाया था। ठीक है, स्थानीय उद्योगपति ने जो धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी, और विदेशी निर्माताओं को प्रतिस्थापित करने के लिए घरेलू बाजार पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो ब्रिटेन में जो सूती कपड़े का निर्यात हो रहा था वह नाटकीय रूप से गिरावट आ गया था युद्ध के बाद। ठीक है, क्योंकि वहाँ कपास का उत्पादन जो हो रहा था वो भारत में ही बनने लगा था कपड़े। तो दूसरा कथन भी सही हो जाएगा, तो सी उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न में। कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भारत माता की छवि के साथ दृष्टिगत रूप से जुड़ने लगी। तो दोस्तों,
ये क्या होगा, यही सही होगा, ठीक है ना। तो राष्ट्रवाद की पहचान जो है, जब आकृति छवि द्वारा प्रदर्शित की गई भारत माता की, तो एक ऐसी छवि बनाने में सहायता प्राप्त होगी जिससे लोगों को राष्ट्र की पहचान सुनिश्चित करने का एक, देखिए राष्ट्रवाद पहले था नहीं, राष्ट्रवाद की भावना कैसे जगेगी, तो लोग को भारत में मूर्ति पूजा को बहुत महत्व दिया जाता है, तो भारत को जो है एक माता के तौर पे माना गया और उसकी एक छवि बनाई गई, ठीक है। उसमें एक आर्टिस्ट थे जिन्होंने छवि बनाई, तो उसके बाद जो है वो क्या हो गया कि वो उसमें जो है लोगों की भावना जगी और इससे भारत माता की पहचान के जो है बहुत ही ज़्यादा दृष्टिगत रूप से जुड़ने लगे, उसके साथ लोगों की भावनाएं जुड़ने लगी। तो पहला कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 20वीं सदी में जो है राष्ट्रवाद का विकास जो जो बढ़ते रहा, तो भारत माता की पहचान जो है, भारत की पहचान जो है भारत माता की छवि के साथ होने लगी, ठीक है। 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने मातृभूमि की स्तुति में वंदे मातरम लिखा, ठीक है। तो ये सही है दोस्तों। 1870 के दशक में जो है बंगाल में बहुत ज़्यादा जो है अकाल पड़ा था और उसी अकाल के दौरान जो है एक आंदोलन भी चला था, कौन, तो फकीर आंदोलन भी कह सकते हैं उसको, या फिर सन्यासी आंदोलन। तो उसी पर एक उपन्यास लिखा गया है आनंद मठ, ठीक है। तो उसी आनंद मठ में एक गीत लिखा गया है, वंदे मातरम गीत लिखा गया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा, तो यही सही है, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान व्यापक रूप से इसको गाया गया, बंगाल में जब स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ तो इसको बहुत ही बड़े पैमाने पर गाया गया, ठीक है दोस्तों। तो दूसरा कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि भारत माता की मूल छवि को राजा रवि वर्मा ने चित्रित किया था, तो दोस्तों ये कथन जो है वो गलत है। मूल छवि को राजा रवि वर्मा ने चित्रित नहीं किया था, इसको जो चित्रित किया था कौन, तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि का क्या किया था, चित्रण किया था, कब, तो 1905 ईस्वी में, ठीक है। और इस छवि में भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया है, ठीक है। वह शांत, संयमित, दिव्य और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई देती है, इसीलिए क्या हो जाएगा, किसमें, स्वदेशी आंदोलन में ही जो है वो ऐसा किए थे, ठीक है, छवि बनाए थे। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा तीसरा, ठीक है। राजा रवि वर्मा नहीं होगा, कौन होगा, अवनींद्रनाथ टैगोर होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, दो कथन सही है। चलिए तीसरे कथन की बात करते हैं। कह रहा है खिलाफत तथा असहयोग आंदोलन के बाद मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ महसूस करने लगा, ठीक है। तो ये गलत है। खिलाफत तथा असहयोग आंदोलन के बाद हो गया, मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग जो है कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ महसूस नहीं किया, अलग होने का सोचने लगा वो, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों होगा ऐसा, देखिए भारत में जो है मुस्लिम राजनीतिक संगठन जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति अपनी प्रतिक्रिया में क्या था, उदासीन था। क्यों, क्योंकि अंग्रेज जो है मुसलमानों को बहुत ही ज़्यादा जो है चढ़ा बढ़ा के रखा था और उसको जो है झूठ ही जो है तसल्लियाँ दिया करती थी। पहले उनके 1857 के बाद अंग्रेज़ों के प्रति जो है उनका रुख बदल गया, भारतीयों को जो है वो क्या करने लगा, दोनों तबके में डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट लाया वो। तो खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद जो है मुस्लिमों का एक बड़ा वर्ग कांग्रेस से अलग थलग महसूस करने लगा था, तो पहला कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। कह 1920 के दशक के मध्य से कांग्रेस स्पष्ट रूप से हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी समूहों के विरुद्ध हो गए, तो ये गलत है, ठीक है ना, ये भी गलत है। तो कांग्रेस कभी भी किसी भी धार्मिक संगठन के डायरेक्ट विरोध में नहीं थे, न ही वो मुसलमानों के विरोध में थे और न ही हिंदुओं के विरोध में थे, ठीक। वो हमेशा ही दोनों को साथ लेकर के चलते गए थे। देखिए हिंदू और मुसलमानों के बीच संबंध क्या हो गया, बिगड़ते चले गए जैसे जैसे, वैसे वैसे प्रत्येक समुदाय जो है उग्र उत्साह के साथ जो है धार्मिक जुलूस आयोजित करने लगा। इससे क्या हुआ कि विभिन्न शहरों में हिंदू मुस्लिम जो है सांप्रदायिक झड़पें शुरू हो गई, दंगे भड़क उठा और हर दंगे ने दोनों समुदायों के बीच की दूरियां को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने गठबंधन पर दोबारा संवाद करने का प्रयास किया था, कब, 1916 में लखनऊ अधिवेशन में किया भी था गठबंधन। उसके बाद जो है दोबारा गठबंधन 1927 में ऐसा महसूस होने लगा कि एकता बनाई जा सकती है, पर ऐसा हुआ नहीं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 1920 के दशक में जो है, दशक के मध्य में कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी समूह के साथ स्पष्ट जुड़ने लगी थी, तो इसीलिए तो दूसरा कथन क्या है, सही गलत हो जाएगा। तो हिंदू महासभा के साथ कांग्रेस उस समय जुड़ा हुआ था, जुड़ने लगा था, तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कभी भी हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी समूह के विरोध में नहीं गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, न तो एक न ही दो। चौथे की बात करें तो कह रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1930 में स्वतंत्रता की उद्घोषणा प्रतिज्ञा का मसौदा तैयार किया। तो 1930 में जो है वह जवाहरलाल नेहरू का प्रतिज्ञा का मसौदा तैयार किया, सॉरी महात्मा गांधी का, ठीक है ना। अब देखिए क्या बात है कि इरविन द्वारा जो है अक्टूबर 1929 में अनिर्दिष्ट भविष्य में भारत के लिए जो है डोमिनियन स्टेट का जो है वह प्रस्ताव लेके आया था, उस पर भी अस्पष्ट पेशकश था, वो स्पष्ट रूप से वह बात नहीं किया था। और भविष्य में संविधान निर्माण के लिए जो है क्या हुआ था, संविधान पर चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन की घोषणा की गई थी। लेकिन इससे क्या हुआ, जो कांग्रेसी नेता थे वो संतुष्ट नहीं हुआ, वो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में जो है
कांग्रेस के भीतर जो है कट्टरपंथी अधिक मुखर हो गए थे उस समय। ठीक है, उदारवादी और नरमपंथी नेताओं का जो ब्रिटिश प्रभुत्व के ढांचे के भीतर एक संवैधानिक प्रणाली का प्रस्ताव कर रहे थे, धीरे धीरे उसका प्रभाव कम होता है। देखिए 1920 के बाद जो है ना, जो जैसे देखिए आप पहले क्वेश्चन में कि 1920 के बाद जो है मध्य में जो है 1927 के आसपास जो है वो क्या कहने लगे, हिंदू महासभा से गठन होने लगे। तो इस कांग्रेस का जो नरमपंथी और गर्मपंथी थे, तो उसमें जो गर्मपंथी जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस वगैरह सब थे, वो क्या उनसे जो है उदारवादी वगैरह सबसे थोड़ा सा दूरी और उसका प्रभाव कम करने लगे कांग्रेस में, क्योंकि अध्यक्षता जो है इन लोगों के हाथों में आ गई थी। ठीक है, दिसंबर 1929 में जो है जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता किए थे, कब, लाहौर में, और उसके लिए जो है पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी थी। ठीक है, कि अब हमको क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। और इरविन क्या लेके आ रहा था कि डोमिनियन स्टेटस और संविधान बनाने के लिए गोलमेज सम्मेलन करना है। तो ये जो है नेहरू को मान्य नहीं थी। ठीक है, अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को औपचारिक रूप दिया गया, घोषणा किया गया था 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्या किया, मनाया जाएगा। ठीक है, इसीलिए 26 जनवरी 1950 को जो संविधान को लागू किया गया, जबकि बंद के तो तैयार हो गया था उससे पहले ही। ठीक है, जब लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने की शपथ लेनी होगी। तो पूर्ण स्वराज संकल्प का मसौदा जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था, जबकि स्वतंत्रता की उद्घोषणा जो है वो उसका प्रतिज्ञा का मसौदा जो है महात्मा गांधी द्वारा 1930 में तैयार किया गया था। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। देखिए पूर्ण स्वराज का मसौदा जो है वह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था 1930 में, और स्वतंत्रता की घोषणा जो है वह किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा तैयार किया गया। तो यहाँ क्या है, स्वतंत्रता की उद्घोषणा। ठीक है ना, तो स्वतंत्रता की उद्घोषणा जो है वह महात्मा गांधी के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, अब आते हैं 5वें नंबर प्रश्न पे। 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि यात्री मार्को पोलो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है मार्को पोलो कौन थे, वह कुतुबुद्दीन ऐबक का समकालीन था, मार्को पोलो। ठीक है, तो मार्को पोलो कुतुबुद्दीन ऐबक का समकालीन था, नहीं, ये गलत है। मार्को पोलो जो है, देखिए मार्को पोलो का जन्म हुआ था कब, तो 1254 ईस्वी में हुआ था, वेनिस में, इटली में हुआ था। उसके पिता कौन थे, निकोलो, और चाचा कौन थे, मापियो रतन, रत्न के व्यापारी थे, मतलब ज्वेलर थे। ठीक है, और उन्होंने व्यापारिक संबंध स्थापित करते हुए तक क्या हुआ, ये बहुत सारा यात्रा किया था, दूर देशों की यात्रा किया था। एक खोजकर्ता और व्यापारी होने के साथ में मार्को पोलो ने 13वीं सदी में एशिया के मार्ग के माध्यम से रेशम मार्ग की भी क्या की थी, यात्रा की थी। वो खोजकर्ता भी थे, यानी कि यात्री भी थे, और व्यापारी भी थे। ठीक है, उसके साथ साथ जो है यूरोप तक की यात्रा की। ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो उनकी यात्राओं का एक वर्णन है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का संस्थापक था, उसकी मृत्यु कब हो जाती है, 1210 ईस्वी में। ठीक है, और जबकि मार्को पोलो का जन्म ही होता है कब, 1254 ईस्वी में। तो ये गलत हो जाएगा पहला कथन हमारा। कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हो जाता है 1210 ईस्वी में, और मार्को पोलो का जन्म ही होता है 1254 ईस्वी में। इसके बाद कह रहा है कि वह 1292 ईस्वी में भारत के कोरोमंडल तट पर उतरा था। तो दूसरा कथन सही है। वह जो है मार्को पोलो चीन से अपने मूल निवास स्थान के लिए जाते समय जो है हिंद महासागर में 2 वर्ष की समुद्री यात्रा पूरी करने के बाद 1992 ईस्वी में भारत के कोरोमंडल तट पर पहुंचा। तो ठीक है, तो 1992 ईस्वी में जो है वह कोरोमंडल तट पर पहुंचा। कहाँ से, तो चीन से वापस आ रहा था, वो चीन से अपने देश जा रहा था उस वक्त। तो काकतीय वंश की रुद्रमा देवी जो है उसके शासनकाल के दौरान दक्षिण भारत की यात्रा की थी। ठीक है, तो उस समय कौन थे, तो काकतीय वंश के रुद्रमा देवी जो है उसका शासन था दक्षिण भारत में। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। छठे प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए निम्नलिखित में कह रहा है तबरम, तबरम शब्द की सर्वोत्तम व्याख्या करता है। तो तबरम शब्द की सर्वोत्तम व्याख्या कौन करता है। ठीक है, तो तबरम देखिए कौन था, तो प्रमुख नयनारों की कविता संग्रह थी। ठीक है ना, तो जो नयनार संत थे उनके जो कविताओं का संग्रह था उनको तबरम कहा जाता था। ठीक है, कुछ शब्द हैं जैसे कि देखिए अपार, संबंदर और सुंदरार। ठीक है, ये नयनार साहब संत की जो भाषाएं थी उसको तबरम कहा जाता था। ठीक है, के रूप में जाना जाता है। एक संग्रह जिसे 10वीं शताब्दी में गीतों के संगीत के आधार पर संकलित और वर्गीकृत किया गया था। ठीक है ना, तबरम में मुख्य रूप से किसका, तो भगवान शिव की भक्ति का और स्तुति पर क्या क्या था, केंद्रित किया गया था। तबरम में जो कविताओं का संग्रह था, गीतों का संग्रह था, वो किसका, तो भगवान शिव का था। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक है, तो भगवान शिव के बारे में तो आप जानते हैं, गहरे प्रेम और भक्ति आध्यात्मिक अनुभवों से व्यक्त किया गया। तबरम जो है वह दक्षिण भारत के तमिलनाडु क्षेत्र में अत्यधिक सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखता है। यह न केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में बल्कि सांस्कृतिक निधि के रूप में भी काम करता है, जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। ठीक है, तो तबरम के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। 7वें के बारे में 7वां प्रश्न कह रहा है कि सिख धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि बाबा गुरु नानक किसी नए धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे। ठीक है, तो पहला कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाबा गुरु नानक के लिए जो है वह पूर्ण या रब कोई लिंग या रूप नहीं था, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि बाबा गुरु नानक
कोई नया धर्म स्थापित ही नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने क्या किया, अपनी प्रथाओं को मजबूत बनाने के लिए स्वयं को हिंदू और मुस्लिम दोनों से अलग कर लिया और एक नए धर्म की स्थापना कर दी। ठीक है, तो पहला कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी इधर दिया हुआ है बाबा गुरु नानक का जन्म वगैरह सब, तो ये सब आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम लोग सीधे क्वेश्चन पे बात करेंगे ताकि वीडियो बहुत अधिक न खींचे और इर्द गिर्द आपको कुछ जानकारी मिलते रहे, तो इससे संबंधित आपको जानकारी मिल जाएगी। देखिए यहाँ जो डिस्कशन करते हैं ना, तो इसमें हम प्रश्न एक जरूर डिस्कस करते हैं। एक प्रश्न में जो है कई सारे जो है लिंक छोड़े हुए रहते हैं, ताकि जो बहुत सारे प्रश्न उनसे आकर के मिल जाए। तो आपको डायरेक्ट कभी परीक्षा में जो है यही प्रश्न नहीं आता, लेकिन उससे संबंधित जो है, जो उस टॉपिक से संबंधित या उस घटना से संबंधित जो है बहुत सारे प्रश्न आपको उसमें लपेटे में आ जाते हैं। तो इसीलिए डिस्कस थोड़ा लंबा टाइम लगता है और आपसे अनुरोध है कि कृपया वीडियो को पूरा देखा करें और अच्छे से देखें, समझें चीज़ों को और प्रैक्टिस खुद ब खुद किया करें। ठीक है, प्रश्न बनाने के बाद पहले खुद से उत्तर देने का प्रयास करें, आप पॉज कर दीजिए और फिर उसके बाद डिस्कशन जो है वो देखें, समझें। ठीक है, और लाइक और कमेंट और शेयर करना जो है ये नहीं भूलिएगा, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, आपको ये करना ही करना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए दूसरे प्रश्न पे दूसरे कथन पे चलते हैं। कह रहा है गुरु गोविंद सिंह ने गुरु नानक के पदों को आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया है। ठीक है, अब देखिए 5वें गुरु कौन थे, तो गुरु अर्जुन सिंह। ठीक है, गुरु अर्जुन देव, और उसके द्वारा जो है बाबा गुरु नानक के गीतों को उनके 4 उत्तराधिकारियों और बाबा फरीद रविदास, जिन्हें रायदास के नाम से भी जाना जाता है, एवं कबीर जैसे अन्य धार्मिक कवियों के सारे जो ग्रंथ थे, गीत थे, कविताएं थी, उनको ग्रंथ साहिब में क्या किया, संकलित करवाया। तो गुरु अर्जुन देव जो है उनका संकलन करवाया, गुरु नानक का, रायदास का, कबीर का और भी बहुत सारे बाबा फरीद थे उनके, और अपने उनके जो 4 उत्तराधिकारी थे गुरु नानक के, जो गुरु नानक के बाद 4 उत्तराधिकारी आए जो उनके, तो उनके सारे कथनों को क्या किया और संकलित कराया कहाँ पे, तो ग्रंथ साहिब में। तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्तों, इसमें गुरु गोविंद सिंह ने नहीं करवाया था, गुरु अर्जुन देव ने करवाए थे। ठीक है, तो केवल एक कथन क्या होगा इसमें, सही होगा। देखिए गुरु गोविंद सिंह द्वारा जो है 9वें गुरु तेग बहादुर की रचनाएं शामिल की गई थी। गुरु गोविंद सिंह को इसकी रचनाएं शामिल किए थे, तो गुरु तेग बहादुर की रचनाएं शामिल किए थे, और ये कितने नंबर के गुरु थे, तो 9वें नंबर के गुरु थे। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया था। गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की क्या की थी, स्थापना की थी। खालसा का मतलब होता है पवित्र। ठीक है, तो पवित्र सेना, इसकी नींव भी रखी थी। इसके 5 प्रतीकों को परिभाषित किया था, केस, करा, कृपान, कंघा और कच्छा। तो अभी भी ये क्या है, सिख धर्म में मान्यता है। इन धर्म को देखते, जो सिख भाई होते हैं वो कितने बड़े बड़े केस रखते हैं, इसीलिए उनको ढकने के लिए पाग रखते हैं, करा पहनते हैं, कृपान रखते हैं, कंघा और कच्छा। ठीक है, 8वें प्रश्न में देखते हैं कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। कह रहा है मूल फुजात कह रहा है कि सूफी संतों की बातचीत था। तो ठीक है दोस्तों, जो सूफी संत होते थे ना, सूफी संत जो होते थे, उनकी जो बातचीत होती थी उनको मूल फुजात कहा जाता था। ठीक है, उनकी जो बातचीत होती थी सूफी संतों के बीच, उसको क्या कहा जाता था, तो मूल फुजात कहा जाता था। तो पहला उत्तर क्या हो जाएगा, पहला कथन जो है सही सुमेलित है, पहला दोनों। तज़किरा, सूफी संतों का जीवन चरित्र। ठीक है, तज़किरा का मतलब है सूफी संतों का जीवन चरित्र। ठीक है, जैसे मकतूबात का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है, मकतूबात का शाब्दिक अर्थ होता है सूफी गुरुओं द्वारा अपने शिष्यों और सहयोगियों को संबोधित लिखित जो पत्र मिलता होता था, संबोधित करके पत्र लिखता था, उसका संग्रह। तो सूफी संतों द्वारा लिखे गए पत्रों के संग्रह को क्या बोला जाता था, तो मकतूबात बोला जाता था। ठीक है, जबकि ये हमें शेख के धार्मिक सत्य के अनुभव के बारे में बताते हैं, जिससे वह दूसरों के साथ साझा करते थे, और जो प्राप्त करता थे उनके जीवन स्थितियों को भी दर्शाते थे कि वो क्या है, कैसे हैं, एवं उनकी आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों आकांक्षाओं के साथ साथ कठिनाइयों का भी उत्तर देते थे। ठीक है, तो तीसरा कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए तज़किरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, स्मरण, याद करना। ठीक है, तज़किरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, स्मरण। तो 14वीं शताब्दी में मीर खुर्द किरमानी का जो सियार उल औलिया है, जो भारत के में लिखा गया था, उनका जो है पहला सूफी तज़किरा था। वो क्या था, पहला सूफी तज़किरा था। ठीक है, तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, सही सुमेलित हो जाएगा। तो सूफी संतों का जीवन चरित्र, यानी कि उनके जो संस्मरण है वो लिखे होते थे किसमें, तो तज़किरा में। ठीक है, तो समझ गए होंगे। मूल फुजात का मतलब होता है संतों के बीच जो बातचीत होती थी उनको। इसके बाद है तज़किरा का मतलब होता है संतों का जीवन चरित्र जो लिखा जाता है उसको तज़किरा कहते थे। और मकतूबात का मतलब होता है संतों का जो बातचीत के लिए अपने अनुयायियों को जो लिखा गया पत्र है, या फिर दूसरे संतों को लिखा गया पत्र है, उनके संग्रह को कहते हैं हम लोग मकतूबात। ठीक है, तो तीनों कथन क्या है, सही सुमेलित हैं। आते हैं 9वें प्रश्न पे। कह रहा है कि मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक ने शासन कला
के विषय में अमुक्तमल्यद नामक कृति की रचना की थी। ठीक है, मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक ने शासन कला के विषय में अमुक्तमल्यद नामक कृति की रचना की थी? तो किसने? तो कृष्णदेव राय ने जो है रचना की था। कृष्णदेव राय कौन थे? तो विजयनगर के प्रसिद्ध शासक थे कृष्णदेव राय। कब से कब तक? तो 1509 से 1529 तक। ठीक है, बाबर इनके समकालीन थे। तो शासन कला के विषय में जो है अमुक्तमल्यद नामक तेलुगु भाषा में लिखे थे कृति है। ठीक है, वह किस राजवंश से था? तो तुलु राजवंश का तीसरा शासक था और उसने विजयनगर साम्राज्य को क्या किया था? शिखर पर पहुंचाया था। ठीक है, उसके शासन की विशेषता क्या था? उनका विस्तार और एकीकरण। उसने अपनी माँ के नाम पर क्या किया था? विजयनगर के पास जो है नागालपुरम नामक जो है उपनगर की स्थापना की थी। उसने युद्धों के दौरान अर्जित धन को अपने सम्मान में कहाँ? राय गोपुरम नामक मंदिर के प्रवेश द्वार, यानी कि गोपुरम जो है प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है, जो इस तरीके से आप देखते होंगे बना होता है। ठीक है, ये गोपुरम है, प्रवेश द्वार है। के निर्माण के उद्देश्य से दक्षिण भारत के सभी बड़े मंदिरों को दान दे दिया था। कृष्णदेव राय ने जो है वर्षा जल संचयन के लिए विशाल सिंचाई टैंक और जलाशयों का भी निर्माण करवाया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, 10वें प्रश्न में आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आईन अकबरी में उत्तर भारत में उगाई जाने वाली फसलों की सूची में तंबाकू का उल्लेख है। इसका तंबाकू का उल्लेख है आईन अकबरी में। तो पहला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आईन अकबरी में जो है वह तंबाकू का उल्लेख नहीं है। ठीक है ना। तंबाकू का सर्वप्रथम जो है पौधा जो है वो कहाँ से लाया गया? तो दक्कन में आया था और 17वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में इसका प्रसार हुआ था। उत्तरी भारत तक जो है हो गया था। आईन अकबरी में उत्तर भारत में उगाई गई जाने वाले बहुत सारे फसलों की सूची दी गई थी, जिसमें लेकिन तंबाकू का उल्लेख जो है उसमें नहीं किया गया। ठीक है ना। 1604 में अकबर और उसके सरदारों को पहली बार तंबाकू की जानकारी प्राप्त होती है, तो इसीलिए पहला कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इस समय तंबाकू पीना बड़े पैमाने पर चलन में था। जहांगीर इसकी लत से इतना चिंतित हो गया था कि इस पर वह क्या कर दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था जहांगीर। तो अकबर कह रहा है तंबाकू की लत से चिंतित था और इसलिए उसने जो है इस पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये गलत है, ये भी कथन। इस पर प्रतिबंध कौन लगाया था? तो जहांगीर लगाया था। अकबर के समय में तो आया ही। अकबर जो है 1404 में पता चला, 5 में तो मर ही गए थे। तो क्या हो जाएगा? डी उत्तर सही हो जाएगा। 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर में कह रहा है कि पोलज परती चच्चर बंजर के रूप में भूमि का वर्गीकरण किया गया था। किसके? तो अकबर के काल में। ठीक है, अकबर क्या किए थे? जो अपने भूमियों का वर्गीकरण कर देते हैं। ठीक है, जिसमें पोलज का मतलब होता था कि जिस भूमि में प्रतिवर्ष प्रत्येक फसल के लिए नियमित रूप से कृषि की जाती है। ठीक है, उसको कभी भी प्रति नहीं छोड़ा जाता है, यानी कि हर वर्ष उपजाया जाता है, तो उसको पोलज कहा जाता था। ठीक है, प्रति बोला जाता था कि उसको क्या था? भूमि को उर्वरा शक्ति को फिर से प्राप्त करने के लिए कुछ समय के लिए उसको छोड़ दिया जाता था, प्रति छोड़ दिया जाता था, उसको प्रति कहते। चचर हुआ जिसमें 3-4 वर्षों तक जो है उसको प्रति छोड़ दिया जाता था, तो उसको चचर कहा जाता था। बंजर भूमि में तो कभी खेती नहीं होती, 5 वर्ष या उससे अधिक समय तक क्या होता है? कृषि की उसमें नहीं की जाती थी, उसको बंजर भूमि कहा जाता था। ठीक है, 12वें नंबर प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है मध्यकालीन भारत में नस्तलिक ठीक है, नस्तलिक शब्द का संबंध है। नस्तलिक शब्द का संबंध कह रहा है कि मध्यकालीन भारत में किससे है? तो देखिए, नस्तलिक शब्द जो वर्णों को जोड़ने से निर्मित जो है वह फारसी सुलेख, ठीक है, कर्सिव पर्शियन कैलीग्राफी की शैली, नक्शी और तालिक शैलियों का एक संयोजन है। तो दो इसमें शैली है, एक शैली है नक्शी और एक शैली है तालिक। ठीक है, दोनों शैलियों को मिला करके क्या बना था? तो नस्तलिक बना। ठीक है ना, जिसमें लंबी क्षैतिज प्रवाही ढंग की और आवर्धित गोलाकार आकृतियां शामिल थे। विशेषांक चिन्ह अक्षमात ढंग से संयोजित थे तथा रेखाएं सीधी होने के बजाय पूर्वाग्रह ढंग से लिखी जाती थी। ठीक है, प्रवाहपूर्ण ढंग से जो है लिखा जाता था, जिसको हम लोग कर्सिव राइटिंग कहते हैं। तो उसी को कहते हैं हम लोग, यहाँ देखिए अंग्रेजी में कर्सिव पर है ना, पर्शियन कैलीग्राफी है कर्सिव। तो इसमें जो नक्शी शैली है और तालिक शैली है, दोनों को मिला करके कर्सिव लिखा जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? वर्णों को जोड़ने से निर्मित फारसी सुलेखन शैली से। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी, इसका उत्तर हो जाएगा। ये फारसी सुलेखन शैली है। नस्तलिक को प्रायः चित्रों में शामिल किया जाता था तथा पारंपरिक रूप से इसे फारसी लिपियों में सबसे सुंदर माना जाता था। कश्मीर के मोहम्मद हुसैन अकबर के दरबार के सबसे अच्छे सुलेखों में से एक थे। ठीक है, सुलेख के प्रति उनकी प्रतिभा को देखते हुए जरीन कलाम गोल्डन पेन की उपाधि से उनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, कश्मीर के कौन? तो हुसैन अकबर के दरबार के सबसे अच्छे सुलेखक थे, कैलीग्राफर थे। ठीक है,
13वें प्रश्न पे बात करते हैं। कह रहा है लिंगायत संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है ये शिव के निराकार तथा लिंग रहित रूप की पूजा करते थे। ठीक है, तो लिंगायत संप्रदाय में देखिए नाम ही है लिंगायत, तो लिंगायत क्या होगा, लिंग रहित रहेगा कि लिंग सहित होगा। ठीक है, तो इसमें लिंग सहित होते थे, तो पहला कथन तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए लिंगायत समुदाय कौन थे, तो 12वीं शताब्दी में जो है कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ था, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो बसवन्ना कर रहे थे। ठीक है, 1106 से 68 तक नामक एक ब्राह्मण किया था। बसवन्ना प्रारंभ में कौन थे, तो जैन मत को मानते थे, लेकिन बाद में जो है चालुक्य राजा के दरबार में पहले मंत्री भी थे। ठीक है, इसके अनुयायी जो है वीर साहब यानी कि शिव के वीर रूप की पूजा करते थे, वह लिंगायत के रूप में जाने जाते हैं। जो बसवन्ना के अनुयायी थे उनको वीर साहब और लिंगायत के रूप में जाने जाते थे, और लिंगायत जो है आज भी जो है इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण समुदाय बना हुआ है। शिव की आराधना लिंग के रूप में करते थे। ठीक है, इस समुदाय के पुरुष वाम स्कंद पर, ठीक है, अपने बाएं कंधा पर चांदी के पिटारे में एक लघु जो है शिवलिंग बना करके उसको धारण करते हैं, आज भी धारण करते हैं। तो पहला कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये शिव के निराकार और लिंग रहित नहीं, लिंग सहित रूप की पूजा करते थे। ठीक है, वे श्राद्ध संस्कार जैसे अंतिम संस्कार का समर्थन नहीं करते थे तथा मृतकों को दफनाते थे। अब देखिए, जिन्हें श्रद्धा के दृष्टि से देखा जाता था जंगम अर्थात यायावर भिक्षु, उसमें क्या थे, शामिल थे। देखिए लिंगायतों का विश्वास था कि मृत्युपरांत भक्त जो है शिव में लीन हो जाएंगे, इस संसार में पुनः नहीं लौटेंगे। ठीक है, तो धर्मशास्त्र में जो श्राद्ध संस्कार वो बताए जाते थे उनका वो पालन नहीं करते थे, मृतकों को विधि पूर्वक क्या कर देते थे, दफना देते थे। ठीक है, तो पहला कथन, दूसरा क्या कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, मृतकों को दफना देते थे, उनका अंतिम संस्कार नहीं करते थे। लिंगायत जो है वह जाति की अवधारणा और कुछ समुदायों में दूषित होने के ब्राह्मणी अवधारणा का विरोध करते थे। ठीक है, जो उस समय के पूर्वाग्रह थे उनसे वो दूर जा रहे थे और उनका विरोध करते थे, तो उन्होंने जाति और ब्राह्मणवादी वर्चस्व के विचार को चुनौती दी थी, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, वीर साहब परंपरा की उत्पत्ति भी उनके वचनों से हुई है, जो कन्नड़ भाषा में स्त्री पुरुषों द्वारा रचे गए जो इस आंदोलन में शामिल हुए थे। ठीक है, कबीर वाणी की एक और विशेषता क्या थी, उन्होंने परम सत्य को वर्णित करने के लिए अनेक परिपाटियों का सहारा लिया था, जैसे कि इस्लाम, यौगिक परंपराएं, ब्रह्मांड, आत्मन, अरे सॉरी ये किसी और प्रश्न में हम चले गए हैं। ठीक है ना, किसी और प्रश्न में हम चले गए हैं, तो इसका ये कथन यहीं से खत्म हो जाता है। ठीक है, तो 13 का उत्तर क्या हो जाएगा, 2 और 3 सही है, तो इसमें देखते हैं ऑप्शन में कहाँ क्या है, तो केवल 2 कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 14 में कह रहा है कि संत कबीर, कवि जो है संत कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कह रहा है उनके पद और शिक्षाएं बीजक में संरक्षित हैं। ठीक है, तो ये सही है, उनके जो पद और कविताएं हैं, शिक्षाएं हैं, वो कहाँ, तो बीजक में तो कह रहा है उनके पद और शिक्षाएं बीजक में संरक्षित हैं, तो पहला कथन जो है वो सही है। कबीर की वाणी जो है 3 विशिष्ट किंतु परस्पर व्याप्त परिपाटियों में संकलित है, जैसे कबीर बीजक, कबीर का मार्ग जो मानते हैं उनको कबीरपंथी बोला जाता है, तथा वाराणसी तथा उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर क्या है, संरक्षित है, द्वारा जो है वाराणसी और उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर संरक्षित है। तो ठीक है, पहला सही हो जाएगा। दूसरा में कहा उन्होंने परम सत्य का वर्णन करने के लिए इस्लाम तथा हिंदू धर्म दोनों से प्रेरणा ली, तो ये सही है, दूसरा कथन भी सही है। कबीर ग्रंथावली जो है का संबंध राजस्थान के दादू पंथियों से है। इसके अतिरिक्त कबीर के कई पद आदि ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। अभी कुछ देर पहले हम लोग क्या कर रहे थे, अभी चर्चा कर रहे थे। और कबीर की वाणी का एक विशेषता है कि उन्होंने परम सत्य का वर्णन करने के लिए क्या क्या अनेक परिपाटी, अनेक चीज़ों का सहारा लिया, जिसमें इस्लाम, यौगिक परंपराएं, ब्राह्मण, आत्मान, इन सब का उन्होंने सहारा लिया है। ठीक है, और विविध और कभी कभी तो विरोधात्मक विचार इन पदों में व्यंजित होते हैं। कुछ कविताएं इस्लामी धर्म के एकेश्वरवाद और मूर्ति भंजक का समर्थन करते हैं, और हिंदू धर्म के लिए बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का खंडन भी करती हैं। तो अन्य कविता जो है का जिक्र जो है इश्क, जिक्र और इश्क है, ये कविता जो प्रेम के सूफी सिद्धांतों का उपयोग करके जो है नाम सिमरन, भगवान के नाम का स्मरण की हिंदू की परंपरा की अभिव्यक्ति करने के लिए करती है। ठीक है, एक है नाम सिमरन, तो दूसरा कथन भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो इसका सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर में कह रहा है कि मध्यकालीन भारत में प्रमुख राजनीतिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। मध्यकालीन भारत में प्रमुख राजनीतिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर अधिकार किया गया था, तो ये क्या हो जाएगा, पुर्तगालियों द्वारा जो है गोवा पर अधिकार, गोलकुंडा का सल्तनत और उड़ीसा के गणपति साम्राज्य की स्थापना,
ये घटना कब से कब कब हुई थी, इनको ऑर्डर में बनाना है। ठीक है, कालानुक्रम क्या है, तो देखते हैं काल का अनुक्रम क्या है। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है 1200 से 1300 ईस्वी में। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब होती है, वर्ष 1206 में, और चलती है कब, 1200 से 1300 तक। 1300 से 14 तक क्या 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 चल रही है, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना चली है, जो 1336 में स्थापना होती है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है 1347 में। जौनपुर, कश्मीर और मदुरै में सल्तनत की स्थापना होती है। ठीक है, 1400 से 1500 ईस्वी में उड़ीसा के गजपति साम्राज्य की स्थापना होती है, वर्ष 1435 में। तो उड़ीसा के गजपति साम्राज्य की स्थापना हो रही है कब, 1435 में। ठीक है, जिसमें जो है गुजरात और मालवा की सल्तनत की स्थापना होती है। अहमदनगर, बीजापुर और बरार सल्तनत की उदय होता है 1490 में। ठीक है, ये इसी में उड़ीसा के गजपति साम्राज्य के ही अंतर्गत है, 1400 से 1500 ईस्वी। 1500 से 16 ईस्वी में देखें तो इसमें पुर्तगाली द्वारा जो है गोवा पर अधिकार कर लिया जाता है, कब, तो 1510 ईस्वी में। तो 1510 ईस्वी में जो है पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर अधिकार कर लिया जाता है। ठीक है, इसमें बहमनी साम्राज्य का पतन हो जाता है और गोलकुंडा सल्तनत का उदय होता है 1518 ईस्वी में। गोलकुंडा सल्तनत का उदय होता है 1518 ईस्वी में। ठीक है, जिसमें जो है बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की जाती है, कब, 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का स्थापना की जाती है। किसके द्वारा, तो बाबर के द्वारा। ठीक है, तो इसमें कालानुक्रम सबसे पहले क्या हो, सबसे पहले उड़ीसा के गजपति साम्राज्य की स्थापना होती है, कब, तो 1435 ईस्वी में। तो इसका नंबर हो जाएगा 1। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कौन, तो 3 को पहले लिखेंगे ना, 3 पहले आ गया, तो ये और ये तो ख़त्म, 2 बच गया अब। इसके बाद कह रहा है कि 1510 आएगा ना, तो पुर्तगाली की स्थापना होगी, तो 1 आएगा, तो यहाँ से ये भी समाप्त और ये हो गया आंसर। ठीक है, इसके बाद गोलकुंडा की स्थापना होगी, तो 3, 1, 2। 16 नंबर में कह रहा है कि 2 फसल और जिन से कामिल शब्द जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो 2 फसल और जिन से कामिल शब्द किससे संबंधित है। मध्यकाल में भारतीय क्या थी, कृषि पद्धतियाँ थी। तो 2 फसल क्या था कि साल में कम से कम 2 पैदावार उगाना है। कृषि के मौसम में 2 मुख्य चक्रों के दौरान की जाती थी। कृषि जो है मौसम के 2 मुख्य चक्रों के दौरान की जाती थी, एक खरीफ की और दूसरी रबी की जाती थी, जो अभी भी की जाती है। तो वर्ष में कम से कम 2 फसलों की पैदावार होती थी, इसको कहा जाता था 2 फसल। ठीक है, और जिन्स से कामिल का मतलब था कि जो है अलग अलग तरह के पैदावार करने के लिए जिन्स मतलब बीज। ठीक है, पैदावार में भारी विविधता पाई जाती थी। उदाहरण के लिए तौर पर जो है आईन अकबरी हमें बताती है कि दोनों मौसम मिलाकर मुगल प्रांत आगरा में 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी, जबकि दिल्ली प्रांत में 43 फसलों की किस्म की फसलों की पैदावार होती थी। केवल बंगाल में 50 किस्मों का सिर्फ चावल होता था। ठीक है, 50 किस्मों का बंगाल में तो केवल चावल होता था। तो अलग अलग तरह की फसलों का वहाँ पे क्या कहता पैदावार की जाती थी। हालांकि निर्वाह किसी ज़्यादा जोर दिया था, मगर इसका अर्थ यह नहीं था कि मध्यकाल में कृषि केवल निर्वाह के लिए की जाती थी। स्रोतों से हमें प्राय क्या होता है, जिन से काम मतलब सर्वोत्तम फसल जैसे शब्द मिलते हैं। मुगल साम्राज्य में किसानों की ऐसी फसलों की कृषि करने के लिए बढ़ावा देता था क्योंकि इनसे राज्य को ज़्यादा कर मिलता था। ठीक है ना, इसीलिए जो है उनको अच्छी फसलें उगाने की जो बढ़ावा दिया जाता था। जैसे कपास और गन्ने की फसलें बेहतरीन जिनसे कामिल थी, मतलब बेहतरीन फसल थी। ठीक है, तो 2 फसल और जिनसे कामिल क्या है, तो मध्यकालीन भारत में कृषि की पद्धतियाँ हैं। 17 में कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे सवार के नाम से जाना जाता है। तो सवार के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, तो सवार होता था जो इसके पास जितना घुड़सवार है। ठीक है, तो सेना का एक भाग होता था घुड़सवार वाले, उसको घुड़सवार बोला जाता था। तो उसका वेतन अलग तरह से तय किया जाता था। ठीक है ना, तो इसके डिटेल में देखिए, इसमें क्या किया जाते थे। घोड़े की गतिशीलता की एक मुख्य विशेषता थी। ठीक है, सामंती व्यवस्था का हिस्सा होते थे और शासकों, राजाओं, कुलीनों के अधीन क्या होते थे, घुड़सवारी और युद्ध के कौशल में अपनी विशेषता के कारण उन्हें युद्ध में प्रमुख भूमिका निभाई जाती थी। ठीक है, इसका मतलब किससे था, घुड़सवार सैनिकों या घुड़सवारों से था, जो भारतीय सैन्य प्रणाली का अभिन्न अंग था। ठीक है ना, तो सवार का मतलब घुड़सवार हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 18 नंबर पे। तो 18 नंबर क्या कह रहा है, 18 नंबर कह रहा है कि पूर्वी भारत में पहला अंग्रेजी कारखाना वर्ष 1651 में हुगली नदी के तट पर स्थापित किया गया था। ठीक है, तो 18 बनाने से पहले एक बार जो है आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किए हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो प्रश्नों से संबंधित, या फिर कुछ सुधार चाहते हैं आप, तो हमें जो है कमेंट बॉक्स में अपनी जो है विचार लिख डालिए, हम उन पर बात करेंगे। ठीक है ना, हम नेक्स्ट वीडियो में आप उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों,
तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है ना। तो कह रहा है कि पूर्वी भारत में पहला अंग्रेजी कारखाना वर्ष 1651 में हुगली नदी के तट पर स्थापित किया गया था, ठीक है। तो पूर्वी भारत में जो है पहला कौन था अंग्रेज़ों का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, तो हुगली नदी के तट पर स्थापित किया था 1651 ईस्वी में। तो ये कथन दोस्तों सही है, ठीक है। पूर्वी भारत में जो है पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में हुगली नदी के तट पर स्थापित किया गया था। यह व्यापार केंद्र था जहाँ से कंपनी क्या करता था, व्यापारी उन्हें समय फैक्टर के रूप में जाना जाता था, ठीक है। उस समय उसको क्या कहा जाता था, कंपनी के व्यापारी उसको फैक्टर कहा जाता था कारखाना को, ठीक है। वैसे फैक्ट्री होना चाहिए पर यहाँ फैक्टर लिखा है, आई डोंट नो, पर फैक्ट्री होता था, फैक्ट्री कहा जाता था उस समय उन्हें। कारखाने में एक माल गोदाम होता था, ठीक है, जहाँ निर्यात के लिए माल को संग्रह करके रखा जाता। यहीं पर कारखाने के दफ्तर भी थे जिनमें कंपनी के लोग अक्सर बैठते थे। तो दरअसल फैक्ट्री में उतने ज़्यादा मशीन उस समय नहीं होते थे, तो उस समय क्या थे, सिर्फ और सिर्फ माल गोडाउन को फैक्ट्री बोला जाता था। उसी में गोडाउन जमा कर दे, एक तरफ में जो है ऑफिस लगा दिया, उनके हिसाब किताब और जो है मालिक को बैठने के लिए कि कौन सा माल कहाँ जा रहा है, कितना जा रहा है, कितना जा रहा है। अंग्रेजों कारखाने के चारों ओर एक किला बनाना शुरू किया जो बाद में कलकत्ता शहर बन गया। तो ये सही है। 3 गांव थे अगल बगल के, उन तीनों गांव को लेकर के जो है कंपनी ने जो है एक किला बना लिया और उसको जो है कलकत्ता शहर में तब्दील कर दिया, ठीक है। कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों कारखाने के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक कंपनी ने कारखानों के चारों तरफ क्या किया, एक किला बनाना शुरू कर दिया था 1696 तक। और 2 वर्ष के बाद जो है मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गाँवों की जागीर प्राप्त कर ली थी और इन्हीं गाँवों को मिलाकर क्या बना, कालीकाता था। उनमें से एक गाँव का नाम था कालीकाता, ठीक है, कालीकाता उनमें से एक गाँव का नाम था जो बाद में कलकत्ता या अभी जो क्या शहर क्या है, कोलकाता शहर बन गया है, विकसित हो गया, ठीक है। औरंगजेब जो है कहा कि कंपनी को जो है आप जो है ये तोड़िए और बिना शुल्क चुकाए जो है व्यापार नहीं कर सकते हैं, इसका फरमान जारी कर दिया। अंग्रेज नहीं माना तो औरंगजेब क्या कर दिया, उससे युद्ध किया। तो केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार था, लेकिन उसके जो अधिकारी थे कंपनी के वो सभी अपने जो है निजी लेवल पर, निजी स्तर पर जो है व्यापार करते थे बिना शुल्क का, ठीक है। तो अंग्रेजों ने कारखानों चारों ओर किला बना, तो ये दूसरा कथन भी सही है पर पहला का सही व्याख्या नहीं, ठीक है। तो औरंगजेब जो है उसके लिए युद्ध भी किया था, तो पढ़ लीजिएगा आप लोग पूरा। 19 में कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में नील विद्रोह निम्नलिखित में से किस घटना का वर्णन है। तो नील विद्रोह दोस्तों किस घटना का वर्णन है, तो 1859-60 में जो है नील विद्रोह हुआ था। कहाँ पे, तो ये हुआ था आपको बंगाल में, ठीक है। बंगाल प्रेसिडेंसी में जो है 1859 में 60 में जो है नील विद्रोह हुआ था, जिसको ब्लू रिवेलियन भी कहते हैं। 1850 के दशक में जो है बहुत सारा बंगाल प्रेसिडेंसी में जो है नील की खेती करने के लिए सही नहीं था, ठीक है। नील बागान मालिक जो है भारतीय किसानों पर थोपी गई दमनकारी नीति जो है लगा रहे थे। तो नील बागान मालिक क्या किया, उसको भारतीय किसानों को खाद्य फसलों के बजाय नील की कृषि करने के लिए मजबूर कर दिया, जो कि डाई बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली थी, लेकिन नकदी फसल थी क्योंकि यूरोपीय कपड़ा उद्योग में नील की बहुत अधिक मांग थी। रंग बनाने के लिए नील का उपयोग किया जाता था, कलर रंगने के लिए। किसानों के जो है शोषणकारी अनुबंध के अधीन जो है किया गया था तथा बागान मालिकों को कम कीमत पर इसकी उपज देने के लिए मजबूर कर दिया गया था। इसी से होकर के शोषणकारी व्यवस्था के कारण नील कृषि जो है करने वाले, जिन्हें क्या कहा जाता था, रैयत कहा जाता था। जो नील कृषि करता था उनको रैयत, मतलब जो छोटे किसान होते थे ना उनको रैयत कहा जाता था, ठीक है। और ये सब प्रणाली के खिलाफ क्या करते, विद्रोह कर दिया, जिसमें नीले रंग के कारण जो है इसको नील विद्रोह का नाम दिया जाने लगा था, ठीक है। यह अहिंसक विद्रोह था, बहिष्कार और नील कृषि से इन पर के रूप में इन्हें चिन्हित किया जाता है। तो मोटा मोटी वही है। तो 1859-60 का नील विद्रोह को कहा जाता है नील विद्रोह, ठीक है। हाँ, नील विद्रोह को ही नील विद्रोह कहा जाता है, चौंकिए मत। उसके बाद जो है नील आयोग का गठन किया गया, ठीक है। उसको सरकार ने जो है बगान मालिकों को हमले से बचाने के लिए नील आयोग सेना बुला लिया और नील आयोग का इंडिगो कमीशन की स्थापना की थी। सरकार का मतलब अंग्रेज। 1857 के विद्रोह के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कह रहा है विचार कीजिए। कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए गए, ठीक है। 1857 के विद्रोह के परिणामों के संदर्भ में कह रहा है, तो उससे विद्रोह का क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार कहाँ चले गए, तो ब्रिटिश साम्राज्य में चले गए। तो ये पहला कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। शासकों को उनके क्षेत्र की सुरक्षा का आश्वासन दिया गया, ये भी सही है। जितने भी शासक जो है क्या किए थे, अंग्रेजों का साथ दिए थे 1857 के विद्रोह में, उनको जो है अंग्रेजों की तरफ से ब्रिटिश इंडिया कंपनी की तरफ से या फिर ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ से जो है उनको सुरक्षा की आश्वासन दिया गया था, ठीक है। सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी गई थी, बिल्कुल कम कर दी गई थी, क्योंकि भारतीय सैनिक से डर गए थे वो लोग, क्योंकि भारतीय सैनिकों की संख्या यदि बढ़ेगी तो उनके लिए फिर से खतरा उत्पन्न होने की संभावना थी। तो ये सब कुछ है। तो तीसरा कथन भी क्या हो जाएगा,
सही हो जाएगा। मुसलमानों की संपत्तियां जब्त कर ली। हाँ, इसके बाद जो मुसलमानों का दमनकारी नीति चालू हो गया, मुसलमानों पर जो है उनकी संपत्तियां जब्त कर ली गई, जितने भी जमींदार मुसलमान थे सबको संपत्ति जब्त कर ली गई सरकार के द्वारा, और उनको खूब परेशान किया जाने लगा। पहले उन पर खूब अत्याचार किया गया मुसलमानों पर, उसके बाद जो है मुसलमानों को हमदर्द बनने की कोशिश की गई। ठीक है, तो इससे मुसलमानों में क्या हुआ, उसके प्रति अंग्रेजों के प्रति सिंपैथी पैदा हो गई और हिंदुओं के प्रति नफरत जो है धीरे धीरे पनपने लगा, और इस तरह से डिवाइड एंड रूल कार्य करने लगा था। तो सभी के सभी क्या है, चार कथन सही है। ठीक है, डिटेल्स आप देख लीजिए, और हो सके तो पॉज करके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, आते हैं अब 21 नंबर पे, 21 नंबर पे कह रहा है कि निम्नलिखित शहरों पर विचार कीजिए। कलकत्ता, मुंबई, सूरत। निम्नलिखित कितने शहर 18वीं सदी के अंत में महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसी शहरों में से उभरे थे? देखिए, तो कलकत्ता प्रेसिडेंसी बनाई गई थी, बम्बई प्रेसिडेंसी, लेकिन सूरत प्रेसिडेंसी नहीं बनाई थी। सूरत जो है वह मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत रखा गया था। ठीक है, इसीलिए क्या होगा, केवल 2 कथन सही होगा। तो डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। कह रहा है कि 12वीं सदी के अंत में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी थी, तो 2 तो मिल गया आपको, कलकत्ता और बम्बई। ठीक ना, और जो है सूरत जो है वो किस में था, वो मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत था। ठीक है, तो यहाँ शायद होना चाहिए। तो खास चीज़ों से उत्पादन के बहुत सारे शहर पिछड़ने लगे, क्योंकि देखिए प्रेसिडेंसी बनाने का मतलब है मुख्य रूप से 19 शहरों को क्या किया गया, विकास किया गया, 19 शहरों में विकसित किया गया। 19 शहरों में जो है अच्छे अच्छे कॉलोनी, अच्छे अच्छे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए। जो बाकी जो छोटे छोटे शहर थे उनको क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया था राम भरोसे हिंदू होटल। ठीक है ना, तो यही अंग्रेज़ों की प्रणालियाँ थीं। तो जहाँ ये लोग ज़्यादा बड़े पैमाने पर रहते थे, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास। ठीक है, अभी भी इसीलिए ये के शहर क्या हैं, अच्छे और बड़े शहर हैं, और इनको व्यापार में क्या होगा, केंद्रीकृत करने लगा। ठीक है ना, तो सूरत क्या था, ब्रिटिश प्रेसिडेंसी के अंतर्गत था, तो ये क्या सूरत तो नहीं हो जाएगा, तो केवल 2 हो जाएगा। अब आते हैं 22 पे। अरे, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा खानका शब्द का सही वर्णन करता है? तो दोस्तों, खानका शब्द का जो सही वर्णन है वो क्या है, कह रहा है सूफी संत का मकबरा नहीं, ये नहीं है। एक सूफी स्थान जिसका उपयोग यात्रियों के विश्राम घर के रूप में किया जाता है, तो ये सही उत्तर है। ठीक है, एक सूफी स्थान जिसका उपयोग क्या करता है, यात्रियों के द्वारा विश्राम घर के रूप में किया जाता है। देखिए दोस्तों, उस समय जो है बहुत जगह रेस्ट हाउस नहीं हुआ करते, उस समय खानका होते थे। तो जितने भी रास्ते थे, वो रास्ते में जगह जगह पर सराय या खानका बनाए जाते थे, जहाँ पे सूफी संत वगैरह सब जो है कभी कभी रहते थे। तो उन्हें जो है फ़कीरों वगैरह सबको रहने के लिए जो है एक जगह बनाया जाता था, ताकि वो विश्राम करें और अपनी यात्रा जो है आगे के लिए प्रस्थान कर सकें। तो इसको खानका बोला जाता है। खानका यात्रियों के विश्राम और ऐसा स्थान है जहाँ लोग आध्यात्मिक मामलों पर चर्चा भी करते थे और संतों का आशीर्वाद लेते थे, नित्य संगीत जो है कार्यक्रम का आनंद लेते थे। ठीक है, इसीलिए तो ये 22 का बी है। तो मुगल काल के दौरान जो है इसे जुड़ा हुआ है, सल्तनत और मुगल काल के दौरान से जुड़ा हुआ है। यह एक ऐसे स्थान का प्रतिनिधित्व करता है जहाँ सूफी फकीर और अनुयायी आध्यात्मिक गतिविधियों तथा धार्मिक विश्राम के लिए एकत्र होते थे। सूफीवाद इस्लाम का एक रहस्यवादी एवं आध्यात्मिक आयाम, जिसका उद्देश्य ध्यान, प्रार्थना एवं भक्ति के माध्यम से परमात्मा के साथ व्यक्तिगत संबंध तलाशना है। ठीक है ना, तो ये देख, जैसे हिंदू धर्म में होता है ना सन्यासी, उसी तरीके से इस्लाम में जो है वह सूफी संत होते थे जो आध्यात्मिक मानते थे, और वो जो है फ़कीर होते थे, मतलब वह उनको जो है वह राज दरबार से दूर रहते थे। ठीक है ना, ये परंपरा चलती थी सूफियों में। तो इसमें सवाल कर रहा है कि 18वीं शताब्दी के दौरान वस्त्र उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कैलिको अधिनियम ने भारत में मुद्रित सूती वस्त्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। कौन सा अधिनियम कह रहा है ये? कैलिको अधिनियम। तो देखते हैं जरा कैलिको अधिनियम क्या है। तो 23। ठीक है, तो 18वीं शताब्दी के शुरुआत में तक जो है आते आते भारतीय वस्तुओं की लोकप्रियता जो है से चिंतित होकर इंग्लैंड ने ऊन व रेशम निर्माता भारतीय वस्तुओं के आयात पर क्या करने लगा, विरोध करने लगा। ठीक है, भारतीय वस्त्र इतने अच्छे होते थे कि इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा इसका डिमांड था, और इससे वहाँ की जो अपनी जो उद्योग थे वो चौपट होने लगी थी। तो इसलिए क्या किया, इंग्लैंड क्या किया कि भारतीय वस्त्रों के आयात का ही विरोध करने लगा, और इसी दबाव में 1720 में जो है ब्रिटिश सरकार इंग्लैंड में छापेदार सूती वस्त्र छींट का जो उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया कि इस तरह का कोई वस्त्र पहन नहीं सकता था। तो जो भारतीय छींट के वस्त्र होते थे, जो रंग बिरंगी रंगों से बनाए जाते थे, प्रिंटेड उस ज़माने के होते थे, वह बहुत ही ज़्यादा क्या था, अच्छा दिखता था और लोगों को पसंद आता था। तो इसी के लिए कौन सा, तो कैलिको अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम को कौन सा अधिनियम कहा जाता है? तो कैलिको अधिनियम कहा जाता है। ठीक है, तो कह रहे कैलिको अधिनियम भारत में मुद्रित सूती वस्त्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया।
तो दोस्तों यहाँ थोड़ा सा जो है मिसप्रिंट हुआ है, चाहे कहीं पर यह कुछ गलती है। इसमें कैल्को अधिनियम ने जो है भारत में मुद्रित सूती वस्त्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ठीक है, तो भारत में तो मुद्रित था वो, ठीक है, लेकिन इंग्लैंड में प्रतिबंध लगा दिया था कि इंग्लैंड में इस तरह का जो वस्त्र है वो नहीं पहना जाएगा। ठीक है, तो प्रतिबंध भारत में नहीं लगाया गया था, इंग्लैंड में लगाया गया था। शायद ये सोच करके यहाँ पे जवाब दिया है, पर ये मुद्रित कहाँ पे होता था? भारत में ही होता था। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसको। मेरे ख्याल से तो ये कथन क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए, भारत में मुद्रित। ठीक है ना, मतलब भारत में प्रिंट हुआ हुआ, यदि यहाँ पर ऐसे पढ़ें तो। और यदि ये पढ़ते हैं कि भारत में प्रतिबंध लगा दिया गया था सिर्फ, तो जो है हमारा ये कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रतिबंध कहाँ लगाया गया था? तो इंग्लैंड में लगाया गया था कपड़ों को पहनने के लिए। ठीक है ना, तो इसमें जो है वही कथन लेकर के चल रहे हैं कि इंग्लैंड में प्रतिबंध लगाया था, भारत में नहीं, तो इसलिए इसको गलत माना गया है। ठीक है, पर ये स्टेटमेंट में थोड़ा सावधानी बरतिएगा। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं भारतीय वस्त्र के साथ प्रतिस्पर्धा कारण इंग्लैंड में तकनीकी नवाचार की खोज हुई थी। तो यही थी, हाँ ये सही है कि भारतीय वस्त्र जो है इंग्लैंड में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो गए थे। इतना ज़्यादा प्रचलित हो गए थे ना कि वहाँ के कपड़े लोग पहनते नहीं थे, भारतीय कपड़े ही पहनते थे। तो इससे जो कैल्को अधिनियम में 2 एक्ट था, 2 एक्ट में कैल्को जो अधिनियम एक्ट है इसमें 2 प्रावधान था कि एक तो आयात पर रोक लगा दिया कि भारत से कपड़ा आएगा नहीं, ऊपर से जो है भारत का कपड़ा जो है पहन भी नहीं सकते हैं। भारतीय जो कपड़ा बना हुआ है उसको पहनना भी क्या कर दिया था? प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन 1774 के 64 के आसपास जो है उनको जो है हटाना पड़ा ये प्रतिबंध, और के खारिज हो गया। तो इसका उत्तर बी हो जाएगा इसके हिसाब से। ठीक है ना, तो ये कथन तो सही है, दूसरा कथन तो सही है, या सी होगा। 24 का देखते हैं हम लोग। तो 24 में करा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भू क्षेत्र पर विजय के अलावा ब्रिटिश सांस्कृतिक मिशन ने के अपने सिद्धांत में विश्वास करते थे। ठीक है, कह रहा भू क्षेत्र पर जो है विजय के अलावा, मतलब उस क्षेत्र को जीतने के अलावा ब्रिटिश क्या करते थे? सांस्कृतिक मिशन के अपने सिद्धांत में भी विश्वास करते थे कि हम जो अपने उस ओर से सांस्कृतिक तरह से जो भी क्या करेंगे उसको हथिया लेंगे या कब्जा कर लेंगे। तो ये कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उन्हें लगता था कि देसी समाज को सभ्य बनाने तथा उनके रीति रिवाजों को या मान्यताओं को परिवर्तित करके सांस्कृतिक मिशन है, तो करने के सांस्कृतिक मिशन है। तो जैसे भारतीय को जो पहनावा है उनको बदल करके भारतीय का देसी समाज को जो है सभ्य बना करके, तथाकथित सभ्य बना करके, मतलब जो उसके हिसाब से जो अंग्रेजी बोले पढ़े समझे, मतलब भारतीय रूप में जो है, भारतीय रंग में जो है वो अंग्रेज बनाना चाहते थे। तो ये इसका कथन है, तो ये सही है, ऐसा करना वो चाहते थे। हेनरी थॉमस कोलब्रुक ने फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद करने में योगदान दिया था। ठीक है, तो दूसरा कथन भी सही है। जोन्स ने उस समय जो है वो क्या था? ऐसे ही शख्सियत था जोन्स, जिसको प्राच्यवादी कहा जाता है, कि संस्कृति का एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखता था ये विलियम जोन्स। और उन्हीं को कहा गया था कि उन्होंने जो है कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों पर प्राचीन भारतीय पुस्तकों का खूब अध्ययन किया था। और वो पाया था कोलकाता में जो तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसे दिलचस्पियाँ रखते हैं। हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नेथेलियन हॉलहेड भी भारतीय भाषाएं सीखकर जो है संस्कृत और फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने में लगे हुए थे। ठीक है, तो हेनरी थॉमस कोलब्रुक ने फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद करने में योगदान दिया था। तो ये कथन क्या है? सही है। एशियाटिक रिसर्च पत्रिका प्राच्यवादियों की एक पहल थी। तो ये भी कथन सही है, तीसरा भी। एशियाटिक रिसर्च पत्रिका जो थी वह निकाली गई थी किसके द्वारा? तो हेनरी थॉमस, नेथेलियन हॉलहेड और विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, और इसी के तहत एक पत्रिका निकाली जाती थी, एशियाटिक रिसर्च। ठीक है, और इसका प्रकाशन किया जाता था। तो ये क्या है? सही है। प्राच्यवादी क्या होते? प्राच्यवादी होते तो अंग्रेज थे, ठीक है, लेकिन उनका मान्यता जो है वह भारतीय संस्कृति में थी। ठीक है, इसको प्राच्यवादी कहा जाता है। इस तरह के विचारधारा के व्यक्ति को प्राच्यवादी कहा जाता है। तो सभी 3 आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा 25 नंबर है। कह रहा है कि उर्स डिस्पैच ने तर्क दिया कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र में सुधार होगा। तो ये कथन सही है। ठीक है, 1824 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करता है कि भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय पर एक नोट भेजता है। ठीक है, जिसको कहा जाता है उर्स डिस्पैच। ठीक है, उसका नाम था उर्स, और वो डिस्पैच करके भेजा गया, तो इसीलिए उसका नाम हो गया उर्स डिस्पैच। तो भारत में लागू की जाने वाली शैक्षिक नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर से दोहराया गया कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे। ठीक है, इस पर जो है उनका एक नोट्स भेजा गया था। तो डिस्पैच में यूरोपीय शिक्षा का व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया था, जिसमें कहा गया कि यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार वाणिज्य के विस्तार
से होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास के महत्व को समझने में क्या मिलेगा, मदद मिलेगा। ठीक है, तो पहला कथन सही हो जाएगा। इससे भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। वुड के नीति पत्र में यह भी तक दिया गया था, यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। कुल मिला के वह अपनी शिक्षा का उसमें खूब जो है लाभ जो है गिनाया गया था उस डिस्पैच में। ठीक है, अगला कथन कह रहा है कि यूरोपीय शिक्षा भारतीयों को शिक्षा के आर्थिक महत्व को पहचानने में सक्षम बनाएगी। तो जो भारतीय शिक्षा है, कह रहा है कि भारतीयों को शिक्षा के आर्थिक महत्व को पहचानने में सक्षम बनाएगी। तो ये कथन भी क्या है, सही है। तो उस डिस्पैच का भी जो आगे हम लोग पढ़ते हैं कि आर्थिक समझ को समझने, संसाधनों का विकास तथा महत्व समझने में क्या मिलेगा, इससे महत्व मिलेगा आर्थिक क्षेत्र में। ठीक है, तो दूसरा कथन भी सही है। लेकिन ये पहले कथन का व्याख्या नहीं है ना, चरित्र में सुधार होगा तो क्यों होगा चरित्र में सुधार, इसकी व्याख्या नहीं है। इसीलिए ये कथन क्या हो जाएगा, इसकी व्याख्या बी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि पूर्व का जो साहित्य है, पूर्व के साहित्य करने का मतलब हो गया जो भारतीयों का साहित्य था वह गंभीर त्रुटि से भरा हुआ है, उसका मानना था, अंग्रेजों का ये मानना था। बल्कि यह लोगों में न तो काम के प्रति उत्तरदायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता है और न ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता है। ठीक है, तो उनका अपना मानना था, ये सब कहा गया था। आते हैं 26 नंबर में। कह रहा अधिगम की स्वदेशी प्रणाली पाठशाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। तो पाठशाला क्या होता था, जो हमारी देसी प्रणाली थी सीखने की, अधिगम मतलब लर्निंग, सीखना। तो कह रहा कोई निश्चित शुल्क नहीं था। ठीक है, पाठशाला में कोई निश्चित शुल्क नहीं था, कोई मुद्रित पुस्तकें नहीं थी, कोई अलग भवन नहीं था और कोई वार्षिक परीक्षाएं नहीं होती थी। तो पहला कथन क्या है, सही है। पाठशाला में जो है कोई भी अलग से न शुल्क था, न मुद्रित पुस्तकें थी, वहाँ गुरुकुल परंपरा था ये। तो बिल्कुल गुरु से जो है वह शिक्षा ओरली जो है माउथ टू माउथ ट्रांसफ़र होती थी। ठीक है, बंगाल और बिहार में उस समय में कितने 1 लाख से अधिक पाठशालाएँ थी और ये बहुत छोटे केंद्र थे जिनमें आमतौर पर 20 से अधिक विद्यार्थी नहीं होते थे। ठीक है, ये पाठशालाएं संपन्न लोगों, स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी। कई पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। अतः कथन दूसरा कह रहा है कि इन संस्थानों की स्थापना ईसाई मिशनरियों द्वारा ईसाई धर्म को लोकप्रिय बनाने के प्रयास नहीं, ईसाई धर्म में तो ऐसा था ही नहीं। ईसाई धर्म में तो प्रिंटेड नोट्स मिलते थे, सिलेबस मिलते थे बाकायदा, सब कुछ उसके अकॉर्डिंग जो है वार्षिक परीक्षाएं होती थी और उसी अकॉर्डिंग जो पास फेल होता था। तो दूसरा कथन तो गलत हो जाएगा, तो केवल एक सही हो जाएगा। ठीक है, बच्चों से फीस वसूला जाता था ईसाइयों में, ये सब जो है हमारे प्रणाली में नहीं होते थे। हमारे प्रणाली में क्या थी, शिक्षा मौखिक होती थी, बच्चों के कोई निश्चित फीस नहीं था। तो गुरु जो है अपने हिसाब से गुरु दक्षिणा के तौर पर लेते थे। किताबें नहीं होती थी, पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी, बेंच या कुर्सियाँ नहीं होती थी, कोई ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे, बच्चे की हाजिरी लेने का कोई इंतजाम नहीं था, वार्षिक परीक्षा और नियमित समय सारणी जैसे कोई व्यवस्था नहीं थी। ठीक है ना। 27वें प्रश्न में हम लोग बात करते हैं। कह रहे निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। समाज सुधारक और क्षेत्र थे। राजा राम मोहन राय बंगाल क्षेत्र से प्रभावित थे, बंगाल क्षेत्र का समाज सुधार करते थे। तो पहला कथन क्या है, सही है। ठीक है, राजा राम मोहन राय जो है इसी तरह के समाज सुधारक थे। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की क्या की थी, स्थापना की थी। ठीक है, जैसे बाद में ब्रह्म समाज, पहले ब्रह्म सभा की स्थापना की थी, उसी का नाम हो गया बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाएगा और एक सुधारवादी संगठन था वो। ठीक है, तो पहला कथन क्या हो जाएगा, सही सुमेलित हो जाएगा। ठीक है, इसमें विशेष रूप से क्या क्या था, विधवाओं के जीवन में आने वाली समस्याओं के प्रति चिंता व्यक्त की गई थी और सती प्रथा उन्मूलन के विषय में भी यह समाज सुधार कार्य कर रहा था, समाज जो है संगठन काम कर रहा था। कौन, तो क्या नाम था सभा का, ब्रह्म सभा। ठीक है ना, ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज। ठीक है, कभी कभी ब्लैंक हो जाता है पूरा का पूरा दिमाग। कह रहा है वीरेशलिंगम पंतुलु आंध्र प्रदेश में थे। ठीक है, तो ये भी क्या है, सही सुमेलित है। वीरेश पंतुलु क्या था, आंध्र प्रदेश में थे। क्या था इनका, तो देखिए मद्रास प्रेसिडेंट में तेलुगु भाषी क्षेत्रों जो आंध्र प्रदेश में है, वीरेशलिंगम पंतुलु ने विधवा पुनर्विवाह के लिए जो है एक संगठन बनाया था, एक संघ का गठन किया था। ठीक है, इसीलिए ये क्या है, सही है। वर्तमान केरल में एझावा जाति के एक गुरु श्री नारायण गुरु जो है अपने लोगों के लिए एकता के आदर्शों की घोषणा की थी। उन्होंने जातिगत मतभेदों के आधार पर लोगों के साथ असमान व्यवहार करने के खिलाफ तर्क दिया था। ठीक है, तो तमिलनाडु में नहीं था ये, केरल में है। ठीक है ना, तो ये गलत हो जाएगा, तो केवल 2 जो है इसमें सही सुमेलित होगा। ठीक है, और उनका कथन क्या था, ओरु जाति मतलब एक जाति होना चाहिए, ओरु मातम मतलब एक भाषा होना चाहिए, ओरु दैवम मनुष्यान हम लोग क्या है, एक ही हैं, एक ईश्वर है। ठीक है, तो मानवता की एक जाति है, एक धर्म है, एक ईश्वर होना चाहिए। ठीक है, श्री नारायण गुरु का ये मानना था।
28 नंबर पर क्या है, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है इसके पीछे तत्कालिक बंगाल का विभाजन था। तो स्वदेशी आंदोलन देखिए हुआ कब था, तो 1905 में वायसराय कर्जन क्या था, बंगाल का विभाजन कर दिया था, ठीक है, बिहार से। तो उस समय जो है बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत हुआ करता था, क्योंकि इसमें बिहार भी था, बिहार उड़ीसा का कुछ भाग शामिल थे। और अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना क्या है, जरूरी है। बंगाल के विभाजन से देश भर में क्या कहते हैं, गुस्से की लहर फैल गई और मध्यम वर्गीय आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी वर्गों, नरमपंथी और कट्टरपंथी, जैसा कि उन्हें कहा जाता था उस समय, सब जो है उसमें क्या किया था, बंगाल विभाजन का विरोध किया था, ठीक है। तो जनप्रतिनिधि जो था नए मार्ग तलाशे गए, जिससे इससे संघर्ष उपजा, उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना गया। तो इसमें क्या गया, जनसभाओं का आयोजन किया गया, जुलूस निकाले गए और जितने भी जनप्रतिनिधि थे सब जो है आया गया, सभी जो अपने अपने रास्ते तलाशे। तो इसीलिए उसको स्वदेशी आंदोलन कहा गया, क्योंकि उसमें खुद ही जो है स्वस्फुटित था वो पूरा का पूरा, ठीक है। तो पहला कथन सही हो जा रहा है। कह रहा है इसका प्रभाव क्षेत्र जो है बंगाल प्रांत तक ही सीमित था। तो ये गलत है, इसका प्रभाव क्षेत्र बंगाल प्रांत तक ही सीमित नहीं था, बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी था। जैसे कि देख लीजिए कि विरोध किया गया और स्वयं सहायता क्या था, स्वदेशी आंदोलन ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषाओं के उपयोग के विचारों का बढ़ावा दिया था। स्वराज के लिए आमूल परिवर्तन ने जनता को लामबंद करने और ब्रिटिश स्थानों व बहिष्कारों पर जोर दिया था, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ फैले थे, तो ये अन्य जगहों पर भी फैले थे। जैसे इसमें कुछ जगह का नाम दिया कि नहीं, हाँ, जैसे बंगाल में सबसे ताकतवर तो था, परंतु अन्य क्षेत्रों में भी इसके अनुगुण सुनाई देते। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश का डेल्टा क्षेत्र, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मद्रास, इन सब में भी क्या किया था, फैल गया था पूरा का पूरा आंदोलन। तो दूसरा कथन क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। बंगाल प्रांत तक ही सीमित था, तो ये गलत हो जाएगा। तो केवल एक इसका आंसर होगा। 29 की बात करते हैं। कह वृद्धा अवस्था जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, ठीक है, कह रहा है वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन का गारंटीकृत भुगतान है। ये तो सही है। इस योजना में क्या है, वरिष्ठ नागरिकों को, ये योजना कब से शुरू की गई, तो 2017 से शुरू की गई और वरिष्ठ नागरिकों को हर महीने पेंशन का गारंटीकृत भुगतान प्रदान करती है। इसीलिए पहला कथन क्या है, सही। कह रहा है संपन्न पोर्टल है रोजगार के अवसरों के लिए जो ऑनलाइन रोजगार विनिमय का मंच है। मतलब वहाँ पे जो है जिसको रोजगार चाहिए और जो रोजगार देना चाहता है, दोनों उस पर क्या रजिस्टर करेंगे। तो जो इसको रोजगार चाहिए वो अपने हिसाब से पोर्टफोलियो बना करके उसमें देख सकते हैं कि हमको किस तरह का रोजगार चाहिए, कहाँ चाहिए। तो और रोजगार लेने वाले को भी क्या है, जो रोजगार दे रहा है और जो रोजगार ले रहा है, दोनों का एक पोर्टल बनाया गया है जिसका नाम है संपन्न पोर्टल, ठीक है। तो दूसरा कथन भी क्या है, सही सुमेलित नहीं है। अच्छा सॉरी। तो इसे संपन्न परियोजना को क्या किया था, इसे वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। यह दूरसंचार विभाग के पेंशन भोगियों के लिए एक मज ऑनलाइन पेंशन प्राप्त प्रसंस्करण भुगतान प्रणाली है। यह पेंशन भोगियों के बैंक खातों में पेंशन का सीधा भुगतान करता है। तो दूसरा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। ये रोजगार के लिए नहीं है, रोजगार के लिए दूसरा पोर्टल है, ठीक है। ऐसा पोर्टल है एक, रोजगार का नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी, पर एक सा पोर्टल एक है, ठीक है ना। शायद दिल्ली सरकार बनाए थे या कौन बनाए थे, लॉकडाउन के टाइम पे बना था एक। लेकिन तो संपन्न पोर्टल में क्या हुआ था, संपन्न पोर्टल में पेंशन से संबंधित जो है, याद रखिएगा, पेंशन से संबंधित जो है इसमें डायरेक्ट जो है वो बेनिफिशियरी को मिल जाता है, ठीक है। इसको 2018 में शुरू किया गया था और पेंशन भोगी के लिए जो है यह एक ऑनलाइन पेंशन प्रसंस्करण भुगतान प्रणाली है, संपन्न, ठीक है। सेक्रेट पोर्टल कह रहे निर्बाध ऑनलाइन पेंशन प्रसंस्करण और भुगतान प्रणाली, तो ये क्या है, सही है। ये भी गलत है, ठीक है, क्योंकि ये संपन्न पोर्टल का दिया हुआ। हाँ, ये सेक्रेट पोर्टल का है, ये इसका है, ठीक है ना। सेक्रेट पोर्टल पे जो है क्या है कि आपको जो रोजगार चाहिए, रोजगार जो नहीं है, वो दोनों क्या होगा, एक दूसरे से, है ना। सीनियर एबल सिटीजन्स फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी, ठीक है। तो उसके लिए ये सेक्रेट पोर्टल बनाया गया था कि आप यदि रिटायर्ड है और यदि फिर भी आप काम करना चाहते हैं तो आप उस पोर्टल पे जाइए, रजिस्टर कीजिए, अपने वर्क एक्सपीरियंस इससे शेयर कीजिए और आपको उस आधार पे जो है आपको नौकरी दी जाएगी। तो इसके लिए सेक्रेट पोर्टल जो है बनाया गया था, ठीक है। ये रोजगार के लिए विनिमय मंच है सेक्रेट पोर्टल, ठीक है। और ये इसके लिए है, निर्बाध प्रसंस्करण के लिए, ठीक। तो एक कथन क्या है इसमें सही सुमेलित है, बाकी सही सुमेलित नहीं है। 30 पे आते हैं हम लोग। 30 में कह रहा है कि भारत में विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आपराधिक जनजातीय अधिनियम को निरस्त कर दिया गया।
किस आधार पर? तो काका कालेलकर का आधार पर। कह रहा है विमुक्त और घुमंतु अर्ध घुमंतु, जिसको हम लोग पीवीटीजी कहते हैं, पीवीटीजी, ठीक है, पुअर वल्नरेबल ट्रैवल ग्रुप, सबसे सुभेद और वंचित है। कह रहा है कि विमुक्त ऐसे समुदाय हैं जिन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान वर्ष 1871 में आपराधिक जनजाति ही घोषित कर दिया गया था। कहा कि ये जनजाति ही आपराधिक है, क्योंकि ये जन्मजात अपराधी के रूप में उसको अधिसूचित कर दिया गया था, तो उसको हटा दिया गया था, ठीक है। तो दूसरा कथन 1871 में आपराधिक जनजाति अधिनियम के तहत जो है ब्रिटिश उनको जन्मजात अपराधी के रूप में अधिसूचित किया था, तो ये कथन क्या है? सही हो जा रहा है, ठीक है। इन अधिनियमों को स्वतंत्र भारत सरकार द्वारा जब 1952 में निरस्त कर दिया गया और इन समुदायों को विमुक्त घोषित कर दिया गया, क्या उनको आज़ाद कर दिया गया कि ये जो है अब जन्मजात अपराधी नहीं है, ठीक है, मतलब उस कानून से उनको हटा दिया गया। इनमें जो होते थे आपराधिक जनजाति जांच समिति 1947 में बनाया गया था। वर्ष 1949 के अनंत संयम अयंगर समिति बनाया गया था इसी ग्रुप के लिए। इसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर आपराधिक जनजाति अधिनियम को निरस्त किया गया था, ठीक है। 1949 में जो अनंत संयम अयंगर समिति बनाया गया था, इसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर आपराधिक जनजाति अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था। काका कालेलकर आयोग जो है वह ओबीसी के लिए बनाया गया था, ठीक है, जिसको पहला ओबीसी आयोग कहा था। दूसरा ओबीसी आयोग कौन सा है? तो मंडल आयोग, ठीक है ना। दूसरा ओबीसी आयोग मंडल आयोग है, जो 1898 में या 99 में बना था, ठीक है। तो पहला कथन क्या हो जाएगा? सही नहीं होगा, वो पीवीटीजी के लिए नहीं होगा। पीवीटीजी के लिए कौन है? 1849 में बना था अनंत संयम अयंगर समिति। तीसरा कह रहा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित बालिकाओं के लिए डॉक्टर अंबेडकर प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। तो तीसरा कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। नीचे होगा, नीचे तीसरा कथन भी सही नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति जो है वह किसके? तो अर्ध घुमंतु जनजाति के लिए जारी की जाती है, जिसमें बच्चों को विशेषकर बालिकाओं के शिक्षा के प्रसार किया गया था। कथन 3 जो है वह गलत हो जा रहा है, ठीक है। डीएनटी बालकों और बालिकाओं हेतु छात्रावासों के निर्माण संबंधी जो है नानाजी देशमुख योजना चलाई जा रही है, जिसमें 14-15 में शुरू की गई थी योजना को, और केंद्र प्रायोजित ये योजना है, मतलब राज्य और केंद्र सरकार मिलकर के इसमें क्या करेंगे? वित्त पोषित करेंगे इस योजना को, ठीक है ना। तो इसमें केवल एक कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, 1 और 3 जो है गलत, ठीक है। ये कुछ समिति का जो नाम होता है ना, वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, समिति के नाम को याद रखना पड़ता है, ठीक है। तो डॉक्टर अंबेडकर प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक जो छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है किसको? तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को, वो किसके तहत? तो उसको नहीं प्रदान की जाती, वो डीएनटी बालक बालिकाओं को प्रदान की जाती है, ठीक है ना। अर्ध घुमंतु जनजाति को प्रदान की जाती है। चलिए, तो कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र में बाल मृत्यु दर के अनुमान के लिए गठित अंतर एजेंसी समूह UNIGME जो बाल अस्तित्व लक्ष्यों की दिशा में प्रगति का विवरण प्रस्तुत करता है, ठीक है, UNIGME। तो कह रहा है कि इसके दिशा में जो है क्या क्या है, तो बताइए क्या क्या है। कह रहा है अफ्रीकी देशों के लिए यूनिसेफ द्वारा प्रचारित और वित्त पोषित एजेंसी है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए सार्वजनिक निजी सहयोग है, ये तो यूनिसेफ के नेतृत्व में जो है नेतृत्व वाला यह एक समूह है, जिसमें WHO और विश्व बैंक जैसे कई संगठन शामिल है, ठीक है। UNIGME क्या है? यूनिसेफ के नेतृत्व वाला एक विश्व बैंक, यूनिसेफ के नेतृत्व वाला एक संगठन है, जिसमें WHO भी शामिल है, वर्ल्ड बैंक भी शामिल है, ये सब शामिल है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र में बाल मृत्यु दर के अनुमान के लिए जो है एक अंतर सरकारी अभियान गठन किया गया है, अभिकरण समूह गठन किया गया, जिसको UNIGME कहते हैं। 2004 में बाल मृत्यु दर पर डेटा साझा करने के लिए, बाल मृत्यु अनुमान के तरीकों में सुधार करने, बाल अस्तित्व लक्ष्यों के दिशा में प्रगति और विवरण प्रदान करने, बाल मृत्यु दर के दर का समय पर और उचित मूल्यांकन अनुमान लगाने के लिए देश में जो है क्षमता में वृद्धि करने की दिशा में किया गया है, इसका गठन किया गया है, ठीक है। तो यह है। आइए आप देखते हैं 32 नंबर। कह रहा है स्मार्ट प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि कार्यक्रम का उद्देश्य आयुर्वेद महाविद्यालयों और अस्पतालों के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है, ठीक है। 32 नंबर में कह रहा है कि कार्यक्रम स्मार्ट प्रोग्राम के संदर्भ में जो है कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो आयुर्वेद महाविद्यालय और अस्पतालों के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो पहला कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। स्मार्ट कार्यक्रम जो है चलाया जा रहा है, जिसमें भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग NCISM जो है और केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने स्मार्ट प्रोग्राम शुरू किया है,
ठीक है, तो पहला कथन सही है। दूसरा कह रहा है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नहीं चलाया जाए, किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो भारतीय चिकित्सा प्रणाली के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके लिए इसका राष्ट्रीय आयोग बनाया गया है वो चला रहा है, ठीक है। और केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान, केंद्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान द्वारा चलाया जा रहा है, CCRAS। तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो केवल एक इसका उत्तर होगा। 33 नंबर की बात करते हैं हम लोग, तो इसमें कह रहा है कि भारत प्रवाह के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह रोजमर्रा की जिंदगी में नदियों, बंदरगाहों और जहाजरानी के महत्व और कल्पना पर प्रकाश डालेगा। तो जरा देखते हैं इस प्रश्न में, देखिए ये प्रश्न क्या है, ठीक है। प्रश्न को थीम को समझते हैं, ठीक है, प्रश्न को थीम को समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि यह रोजमर्रा की जिंदगी में नदियों, बंदरगाहों और जहाजरानी के महत्व, ठीक है। तो भारत प्रवाह जो मिशन है, तो उसमें कह रहा है कि पत्तन, पोत, परिवहन, जलमार्ग और जितने भी भारतीय प्रवाह इंडिया है अलोंग इट्स सोर्स लॉन्च किया गया है, ठीक है, कि पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग के क्षेत्र में जो है लॉन्च किया गया भारत प्रवाह इंडिया अलोंग इट्स सोर्स लॉन्च किया गया। तो कथन 3 जो है वह गलत। 3 में कह रहा है कि पर्यटन मंत्रालय का एक प्रमुख पहल है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि जलमार्ग मंत्रालय द्वारा चालू किया जा रहा है, तो ये तो गलत ही हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा हम कह रहा है कि इसका लक्ष्य संभावित मत्स्य क्षेत्र के निर्माण के उद्देश्य का एक साझा मंच तैयार करना, तो ये तो गलत हो गया इससे ही, क्योंकि पत्तन, पोत, परिवहन जो है समुद्रों और लोगों के बारे में एक बड़ा दृष्टिकोण बनाने के लिए इसको गठन किया गया है, और जो है विभिन्न क्षेत्र के हितधारकों के साथ जो है एक साथ जो साझा मंच तैयार करना है इसका लक्ष्य है, तो ये गलत हो गया। तो पहला कथन तो सही है, इसके बाद जो है दूसरा तीसरा गलत है, तो केवल एक इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर की बात करते हैं। निम्नलिखित विवरणों पर विचार कीजिए। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल, सिंगल स्टेज मिसाइल, सॉलिड फ्यूल्ड मिसाइल। ठीक है, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल और कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल, तो ये दोनों सही है। तो पृथ्वी 2 क्या है, पृथ्वी 2 मिसाइल जो है एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो कम दूरी की है और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। तो ये कथन और ये कथन क्या है, सही है, ठीक है। स्वदेशी रूप से विकसित यह सतह से सतह पर मार करने वाली क्या है, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज कितनी है, तो 350 किलोमीटर इसकी रेंज है, और पेलोड क्षमता कितना है, तो 1 टन इसकी पेलोड क्षमता है। इसके बाद सिंगल स्टेज मिसाइल है, तो ये कथन भी क्या है, सही है। ये जो है एक के सिंगल स्टेज मिसाइल है, ठीक है ना। पृथ्वी 2 क्या है, एक सिंगल स्टेज मिसाइल है जो लिक्विड फ्यूल मिसाइल प्रणाली पे काम करती है, ठीक है। सिंगल स्टेज का मतलब क्या होगा कि इसकी जो रॉकेट प्रणाली है जिससे इसको लॉन्च किया जा रहा है, तो रॉकेट प्रणाली में एक ही इंजन लगाया गया है, ठीक है, जो एक ही बार में जो है इंजन दह करके जो अपने टारगेट तक पहुंच जाएगी सिंगल इंजन में, ठीक है। और फ्यूल इसका कौन सा है, तो फ्यूल है इसका लिक्विड फ्यूल मिसाइल है, तो इसमें लिक्विड फ्यूल का यूज़ किया जाएगा, न कि सॉलिड फ्यूल का यूज़ किया जाएगा। तो इसका चौथा कथन जो है गलत हो जाएगा, तो केवल 3 सही है। तो पृथ्वी 2 किस तरह का मिसाइल है, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, सिंगल स्टेज मिसाइल है, ठीक है, और लिक्विड फ्यूल मिसाइल है ये, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब क्या होता है, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है और क्रूज मिसाइल क्या होता है, ठीक है। थर्टी 35 नंबर पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि वायरोवोर निम्नलिखित में से किसको सर्वोत्तम रूप से संदर्भित करता है। तो देखिए ये जो है ज्ञात जो है पहला जीव भक्षी जो है विषाणु है, ठीक है, विषाणु भक्षी जीव है वायरोवोर। ये क्या करता है, वायरस को खाता है, ठीक है। वायरोवोर एक ऐसा जीव है जो वायरस को खाता है, इसकी खोज की गई है, तो देख लीजिए, ठीक है। ये न्यूक्लियोडम नाइट्रोजन और फॉस्फोरस से बना होता है। हेल्टियरी की एक प्रजाति माइक्रोस्कोपिक सिलिएट्स है जो पाए मीठे जल में ये क्या करता है, रहता है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक सिलिएट्स। ये जीव क्या करता है, स्वयं को विषाणुओं के साथ बनाए रख सकता है और इस कई का उपभोग कर सकता है, मतलब उसको खा सकता है। ये अपने आकार में बढ़ सकता है। वायरस केवल क्या करता है, आहार जिसे वायरोवरी कहा जाता है, शारीरिक विकास यहाँ तक कि जीव की जनसंख्या वृद्धि को भी बढ़ावा देने के लिए क्या है, ये पर्याप्त है, ठीक है। 36 नंबर में देखते हैं, कह रहा है कि वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड के संदर्भ में विचार करना है। वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड, तो वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड क्या होता है, देखिए वर्ष 2022 में कह रहा है कि विश्व बैंक, ठीक है, और IBRD ने जो है दुनिया के पहले वन्यजीव बॉन्ड जो है के द्वारा जो है दुनिया के पहले वन्यजीव बॉन्ड के द्वारा जो है 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि एकत्रित की थी। अब देखिए बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड ये होता है कि किसी चीज़ की सिक्योरिटी रख करके आप जो है मार्केट से पैसे एकत्र करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ठीक है।
उसको कहते हैं हम लोग बॉन्ड। तो वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड क्या होगा, तो इसमें जो है वन्यजीव संरक्षण के लिए जो है एक गारंटी रख करके जो हम ये पैसे किस पर खर्चा करेंगे हम लोग, तो वाइल्ड लाइफ रिजर्व पर खर्चा करेंगे, ठीक है। उसके तहत जो है मार्केट से क्या किया गया है, बोरो की गई है, पैसे ली गई है। तो इसको कहते हैं हम लोग वन्यजीव बॉन्ड कहते हैं, ठीक है ना। जिसमें दक्षिण अफ्रीका के ब्लैक राइनो के लिए जो है यह किया गया है, क्या किया गया, ब्लैक राइनो जो काले गैंडे हैं उसके जो है रिजर्व के लिए किया गया, उसके संरक्षण के लिए ऐसा किया गया है, बॉन्ड जारी की गई है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड क्या है, अपनी तरह का पहला परिणाम आधारित वित्तीय साधन है, ठीक है, जो काले गैंडे की आबादी में वृद्धि से इस मामले में मापा गया संरक्षण परिणाम प्राप्त करने के लिए निवेश को श्रृंखलित करता है। तो पहला कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि इसका उपयोग वन संरक्षण के लिए किया जाएगा, नहीं, इसका उपयोग वन संरक्षण के लिए नहीं किया जाएगा, तो काले गैंडे के संरक्षण के लिए किया जा रहा है। पहला और परिणाम आधारित वित्तीय साधन है जो ब्लैक राइनो की जनसंख्या में वृद्धि और संरक्षण निर्धारित परिणामों के अनुसार निवेश को दिशा प्रदान करता है, ठीक है। मतलब कह रहा है कि आप इस पर निवेश करिए, ब्लैक राइनो की जनसंख्या में वृद्धि हो और संरक्षण उसको मिले, इसके लिए, ठीक है। देखिए वैश्विक स्तर पर राइनो के कुल कितनी प्रजातियां, तो 5 प्रजातियां पाई जाती है, ठीक है। अफ्रीका में व्हाइट और ब्लैक राइनो मिलता है, एक सिंग वाला राइनो मिलता है, ठीक है। एशिया में जावा और सुमात्रा राइनो मिल की प्रजातियां हैं, तो ये कुल 5 प्रजातियां मिलती हैं, तो केवल एक इसका सही उत्तर होगा। 37 में कह रहा है कि IVOFM, ठीक है, IVOFM तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिएगा। इसे भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के अनुसार पुणे द्वारा विकसित किया गया है। तो पहला कथन क्या है, सही है। इसे IISER पुणे द्वारा जो है प्रदूषित जल को साफ करने के लिए वायोलोजन यूनिट ग्राफ्टेड ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, ठीक है, वायोलोजन यूनिट ग्राफ्टेड ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का प्रस्तुत किया गया है, किसके द्वारा, तो IISER के द्वारा, ठीक है। इससे क्या होगा, तो जो जल संदूषण की समस्या है उससे निजात मिलेगी और स्वच्छ एवं पीने योग्य जल तक पहुंच को बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है, ठीक है। ये क्या करता है, जो प्रदूषित जल को मौजूद दूषित पदार्थों को सोख लेता है और उसे साफ कर देता है, ठीक है ना। तो पहला उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कह रहा है यह वायु प्रदूषण को करता है, तो ये गलत हो जाएगा, ये जल प्रदूषण के लिए किया गया है। 38 नंबर देखते हैं, कह रहा है कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO के संदर्भ में विचार कीजिए। यह देश में निर्मित आयातित और वितरित चिकित्सा उत्पादों की सुरक्षा, प्रभावकारिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करता है, ठीक है। तो ये क्या है, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO जो क्या कह रहा है, CDSCO देश में जो है निर्मित, मतलब देश में जो मैन्युफैक्चर हो रही है वो और आयातित जो देश में बाहर से दवाई मंगाई जा रही है और वितरित किया जा रहा है चिकित्सा के उत्पाद, सुरक्षा, उसकी प्रभावकारिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। तो इसका जो रेगुलेशन बॉडी है, कहने का मतलब है जो मेडिकल मेडिसिन है उसका जो रेगुलेशन बॉडी है वो है CDSCO है। तो ये कथन क्या है, सही है। तो यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत चलाया जाता है, तो ये भी सही है, ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत चलाया। CDSCO जो है देश में निर्मित आयातित और वितरित चिकित्सा उत्पादन के लिए करने के लिए जो है जवाबदेही एकरूपता पर लगाने, ठीक है। इसमें औषधियों के सौंदर्य प्रसाधनों में विनियमित, ठीक है, कॉस्मेटिक जो होता है उसके लिए भी ये क्या है, विनियमित करता है, रेगुलेटरी बॉडी है ये, जिसमें रोगियों की सुरक्षा, अधिकार और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम एवं नियम का प्रावधान समान रूप से क्रियान्वयन की अभिकल्पना की गई, मतलब वो CDSCO ऐसा करेगा, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा C। कितने नंबर था, 38। अब आते हैं 39 पे। तो आई होप कि 50 क्वेश्चन हम लोग आज कर लेंगे। 39 में कह रहा है कि भारत हाल ही में समाचार पत्रों में रहा है ग्रीन शू, ऑप्शन जो है वह संदर्भित करता है। ग्रीन शू कह रहा है कि किसको संदर्भित करता है, तो 39 का जो है क्या हो जाएगा, ग्रीन शू का मतलब क्या होता है, ओवर अलॉटमेंट विकल्प, ठीक है। ग्रीन शू का मतलब हुआ ओवर अलॉटमेंट विकल्प के रूप में जाना जाता है। आरंभिक सार्वजनिक निर्गम जो है, जैसे IPO लाया जाता है के दौरान हामीदारों की सहमत संख्या से अधिक शेयर जो है विक्रय की अनुमति प्रदान करना, ठीक है। अब जरा इसको समझते हैं, ठीक है। ये जो दिया हुआ है ये थोड़ा सा इकोनॉमी से रिलेटेड है। देखिए कोई भी कंपनी जब IPO लाती है पहली दफ़ा, ठीक है, पहली दफ़ा जब कंपनी लिस्टेड होती है उससे पहले क्या करती है, अपनी मूल्य तय करती है, कंपनी का मूल्य तय करता है। तो कंपनी क्या करता है, अपने मूल्य बढ़ाने के लिए वह मार्केट से कुछ जो है इन्वेस्टर को फंड करता है, इन्वेस्टर को लाता है
और वो इन्वेस्टर क्या करता है, उस कंपनी का जो मूल्य है वह बढ़ा करके आकलित कर लेता है। और बढ़ा करके आकलित कैसे कर लेता है कंपनी, कि उसका जो आईपीओ है, उसका जो बेसिक प्राइस है, वो क्या करता है, उस आईपीओ के बेसिस प्राइस को इंक्रीज करके बढ़े हुए मूल्य पर खरीद लेता है। मान लीजिए 50,000 या 10,000 आईपीओ खरीदा वो कंपनी, बढ़े हुए मूल्य पर वो कंपनी खरीद लेता है, जो खुद कंपनी के द्वारा लाया गया है, किसी और कंपनी को इन्वेस्ट करने के लिए, किसी और इन्वेस्टर को लाया गया। अब यदि कर लिया तो कंपनी का मूल्य क्या हो गया, मार्केट में बढ़ गया। अब जब कंपनी का मूल्य जो है मार्केट में बढ़ जाता है तो इसी को कहा जाता है ग्रीनशू ऑप्शन। तो अब जो उसका आईपीओ लिस्ट होगा वो बढ़े हुए मूल्य पर लिस्ट होगा, जो उसका एक आईपीओ बिकेगा वो बढ़े हुए मूल्य पर बिकेगा। तो इसीलिए इसको कहा जाता है ग्रीनशू ऑप्शन कहा जाता है, कि पहले ही अपने आईपीओ को वह ग्रीन लिस्ट में डाल देता है। ठीक है ना। अब जरा हम इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है। ठीक है, तो कह रहा है कि हामीदार आईपीओ को 30 दिनों के लिए आरंभिक जन्म संख्या 15% तक जो है अतिरिक्त शेयर खरीदने का बेचने का अनुमति देता है, कि आप पहले ही जो है आईपीओ जारी करने से पहले 15% तक शेयर क्या कर दीजिए, बेच दीजिए। ठीक है, तो इससे कंपनी का जारी करता है, जो कंपनी है जो आईपीओ जारी कर रहा है वो क्या करता है, जो हामीदार आईपीओ है जो अंडर राइटिंग कर रहा है उससे कॉन्टैक्ट कर लेता है, अनुबंध आवंटित कर लेता है और विशेषताओं को रेखांकित करता है कि किस आधार पर आप खरीदेंगे, वो उन दोनों का होता है। इससे लाभ क्या होता है कंपनी का, देखिए उच्च मांग बढ़ जाता है। अब चूंकि बढ़े हुए अधिक मूल्य पर खरीदा गया है, विक्रय का निर्गम मूल्य से अधिक है ना, तो जो बेसिक मूल्य होना चाहिए उससे यदि अधिक मूल्य पर खरीदा गया है तो इसका डिमांड क्या है, बढ़ जाएगा। क्योंकि बाकी लोगों को क्या लगेगा कि इस कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, कंपनी का बहुत तरजीह दिया जाएगा उस कंपनी को, कि इसका आईपीओ जो है इतना है तो इसमें बेनिफिट में है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में होगी, तो ये कंपनी को फ़ायदा होता है। ठीक है, शेयर की मांग बढ़ जाती है। इसके बाद मूल्य स्थिरीकरण, जब किसी कंपनी के शेयरों की मांग बढ़ती घटती है तो ओवर अलॉटमेंट विकल्प के मूल्य स्थिरीकरण के लिए भी उपयोग किया जाता है। अब मान लीजिए कंपनी के शेयर का मूल्य कभी घटा भी, तो वो चूँकि ऑलरेडी जो है बड़े पैमाने पर बेच चुका है तो उसको ज़्यादा फायदा नहीं, नुकसान क्या होगा, उसको ज़्यादा जो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शेयर घटेगा, शेयर का दाम यदि घटता है तो कोई भी इन्वेस्टर जो है उसमें से पैसा तुरंत निकालने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म का इंतजार करेगा, क्योंकि अभी निकालेगा तो उसको में क्या हो जाएगा, लॉस में चला जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एक कारण है। अब है विक्रय मूल्य का निर्गम मूल्य से अधिक होना, जो बेचता है उसका ज़्यादा होता है जितना में लाता है उससे, तो इसे ऑफर प्राइस जो है वह क्या होता है, अधिक हो जाता है। इसे हामीदार बाजार मूल्य पर शेयरों को दोबारा नहीं खरीद सकते क्योंकि उन्हें हानि होगा, है ना। तो इसीलिए जो है इसको ग्रीनशू ऑप्शन कहा जाता है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये डिटेल में समझ में आ गई होगी। 40 नंबर कह रहा है कि ईंधन के रूप में हाइड्रोजन गैस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और हाइड्रोजन ऊर्जा भंडार है, न कि एक महत्वपूर्ण स्रोत। ठीक है, तो पहला कथन क्या होगा, हाइड्रोजन स्रोत है कि ऊर्जा का भंडार है, तो हाइड्रोजन ऊर्जा का भंडार है न कि स्रोत है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन खुद फ्यूल है, खुद जलता है। ठीक है ना, हाइड्रोजन से कुछ नहीं आता, मतलब आता है। हाइड्रोजन का उपयोग आमतौर पर पेट्रोलियम शोधन और उर्वरक उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन चलाया जा रहा है भारत के द्वारा। यह हरित हाइड्रोजन के वाणिज्यिक उत्पादन को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है और भारत को ईंधन के शुद्ध निर्यातक बनाने का एक कार्यक्रम है। इसकी उपयोजना क्या है कि जैसे हरित हाइड्रोजन संक्रमण कार्यक्रम के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप साइट कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाया जा रहा है जहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण किया जाएगा। हाइड्रोजन एक ऊर्जा वाहक है, न कि ऊर्जा का स्रोत है। यह भारी मात्रा में ऊर्जा वितरित करता है और संग्रहित कर सकता है, इसीलिए पहला कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा है कि हाइड्रोजन एक प्रमुख औद्योगिक ईंधन है। ठीक है ना, हाइड्रोजन का उपयोग आमतौर पर पेट्रोलियम शोधन और उर्वरक उत्पादन में किया जाता है। तो औद्योगिक ईंधन है जिसे अमोनिया, इस्पात, रिफाइनरी और ऊर्जा के उत्पादन सहित अन्य प्रकार के उपयोगों में किया जाता है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। हरित हाइड्रोजन का उत्पादन कर रहा प्राकृतिक गैस से किया जाता है, यहाँ जहाँ कार्बन अभिकर्मण और भंडारण का उपयोग करके उत्सर्जन को भी करते हैं। ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए हरित हाइड्रोजन जो है ना, बहुत तरह का हाइड्रोजन होता है। तो हरित हाइड्रोजन का उपयोग जो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस के तहत किया जाता है, यानी कि हाइड्रोजन बनाने का जो प्रोसेस है उसमें भी रिन्यूएबल एनर्जी लगना चाहिए। तो यदि उसमें रिन्यूएबल एनर्जी लग रहा है तब उस हाइड्रोजन जो बनेगा उस हाइड्रोजन को कहेंगे हम लोग कौन सा हाइड्रोजन, हरित हाइड्रोजन। ठीक है, अब चूंकि यहाँ जो है कार्बन से उत्सर्जन हो रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ब्राउन हाइड्रोजन, ब्लैक या ब्राउन हाइड्रोजन कहेंगे, क्योंकि यह कार्बन से क्या है, कोयले से उत्पादित है, कार्बन है इसमें, ये कार्बन फुटप्रिंट छोड़ता है। ब्रह्मांड में हाइड्रोजन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, किंतु शुद्ध या मौलिक हाइड्रोजन बहुत ही दुर्लभ है। H2O या जल बनाने के लिए ऑक्सीजन जैसे यौगिकों में लगभग हमेशा ये क्या कहता है, मौजूद रहता है। किंतु जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह इसे इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से मौलिक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित कर देता है। ठीक है,
तो इलेक्ट्रोलाइसिस करके जो हाइड्रोजन बनाया जाता है उसको ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। तो आप लोग जो है हाइड्रोजन के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे एक कंप्लीट मैप भी दिया है। ब्लू हाइड्रोजन नेचुरल गैस से निकाला जाता है, ब्लू हाइड्रोजन, ठीक है। नेचुरल गैस के उपयोग करके हाइड्रोजन निकाला जाता है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस में जो यूज किया जाएगा फ्यूल के तौर पे वो किसका, तो नेचुरल गैस का यूज किया जाएगा, ठीक है। तो उसको उससे जो हाइड्रोजन बनेगा उसको हम लोग कहेंगे ब्लू हाइड्रोजन कहेंगे। उसमें कार्बन CO2 निकलता है। ग्रे हाइड्रोजन किसको कहते हैं, नेचुरल गैस से ही निकलता है, लेकिन उसमें CO2 जो है उत्सर्जन होता है किसके थ्रू, अंडरग्राउंड CO2 नहीं, स्टोरेज नहीं, एटमॉस्फेयर में जाता है CO2, तो उसको कहते हैं हम लोग क्या, ग्रे हाइड्रोजन। और ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं कि यदि ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करके हाइड्रोजन बनाया जा रहा है तब जो CO2 निकलता है वो एटमॉस्फेयर में जाता है, तो हम लोग कहते हैं उसको हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। 41 नंबर देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यूरोप में कोई दुर्लभ मृदा तत्व भंडार नहीं पाया जाता है। कह रहा है यूरोप में जो है कोई भी मृदा तत्व भंडार नहीं है। तो पहला कथन क्या है, गलत है। यूरोप में मृदा तत्व भंडार है, जैसे लैकबी, ठीक है ना, खनन कंपनियाँ 1 लाख मृदा तत्वों को बड़े निक्षेप की खोज की गई है, इनके द्वारा की गई है, हाल ही में खोज की गई, ठीक है। स्वीडन के उत्तरी क्षेत्र में जो है किरुना में लगभग 1 मिलियन मीट्रिक जो है दुर्लभ मृदा ऑक्साइड के निक्षेप को मिला है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, पहला कथन गलत हो जाएगा, ठीक है। वर्तमान में जो है वह यूरोप क्या करता है, तो 98% जो है अपनी दुर्लभ मृदा जो है कहाँ से, चीन द्वारा जो है आयात करता है, ठीक है, यानी कि चीन निर्यात करता है यूरोप को। यूरोपीय संघ द्वारा उपयोग किए जाने वाले दुर्लभ पृथ्वी खनिज लगभग 98 चीन से आयात किया जाता है, तो ये कथन क्या है, सही है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। दुर्लभ मृदा तत्व में क्या क्या होता है, तो 17 धातुओं का एक समूह है दुर्लभ मृदा तत्व, जिसमें इसमें स्कैंडियम यटीरियम के अलावा जो है आवर्त सारणी के लैंथेनाइट ग्रुप में से कितने, तो 15 शामिल होते हैं, ठीक है। इसका महत्व क्या है, तो ये उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर नेटवर्क और संचार, स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत परिवहन, स्वास्थ्य देखभाल, पारिस्थितिक संरक्षण और एवं राष्ट्रीय रक्षा प्रौद्योगिकी के लिए क्या है, यह उपयोगी है। भारत के पास दुनिया के कुल दुर्लभ मृदा के निक्षेपों का कितना है, 6% है। यह वैश्विक उत्पादन के केवल 1% के उत्पादन करता है। चीन से ऐसे खनिजों की अपनी अधिकांश आवश्यकताओं को पूरा करता है ये, ठीक है। भारत के पास दुनिया के दुर्लभ मृदा निक्षेपों का कितना है, 6% है, और वैश्विक उत्पादन का केवल कितना है, 1% है, ठीक है। और चीन से हम क्या करते हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, 1 गलत है किंतु 2 सही है। सावित्रीबाई फुले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा उन्होंने पुणे में बालिकाओं के लिए प्रथम स्वदेशी रूप से संचालित विद्यालय की स्थापना की। तो पहला कथन क्या है, सही है। पुणे में जो है स्वदेशी रूप से संचालित जो है बालिका विद्यालय की स्थापना की थी कौन, सावित्रीबाई फुले। दूसरा कथन कह रहा है कि उन्होंने मुंबई तथा पुणे में नाइयों की हड़ताल का सफलतापूर्वक आयोजन किया, जिसका उद्देश्य क्या है, विधवाओं के सिर मुंडवाने की प्रचलित प्रथा का विरोध करना था। तो ये भी क्या है, सही है। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए महिला सेवा मंडल की शुरुआत की, ये भी सही है। तो उत्तर हो जाएगा इसका सी, तीनों का तीनों सही है, ठीक है। तो आप जो सावित्रीबाई फुले के बारे में जो है यहाँ देख सकते हैं, पढ़ लीजिए, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। कब किए थे स्थापना, तो 1852 में किए थे। इसलिए ज़्यादातर नहीं है पूछती हैं, अब दिया रहेगा तो सही धीरे। 43 में देखते हैं, कह रहे सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में विचार करना है। सिंधु घाटी सभ्यता, धौलावीरा से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो पहला कथन क्या है, सही है कि गलत, तो धौलावीरा से कह रहा है कि जलाशयों के साक्ष्य मिले, तो पहला कथन सही है। देखिए चोलिस्तान के कई स्थलों जैसे बनावली हरियाणा में है, और इसे मिट्टी से बने हुए हल्के प्रतिरूप मिले हैं। कहाँ पे, बनावली से जो है मिट्टी से बना हुआ हल्का प्रतिरूप मिला है, ठीक है। कालीबंगन से क्या मिला है, तो राजस्थान में कालीबंगन पड़ता है, और इसे जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, जो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। अधिकांश हड़प्पा स्थल जो क्या है, शुष्क क्षेत्रों में स्थित है, जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी, ठीक है। तो अफगानिस्तान में जो है सोरतुघई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों का कुछ अवशेष मिला है, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं मिला है, ठीक है ना। सोरतुघई कहाँ पे, तो अफगानिस्तान में है ये। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त जल का सिंचाई किया जा सकता है, ठीक है। पंजाब और सिंध में ऐसा कोई सिंचाई करने का जगह क्या मिला है, मतलब क्षेत्र नहीं मिला है, ना तालाब न कुआं। धौलावीरा गुजरात में जो है जलाशयों का प्रयोग जो है संभवतः कृषि हेतु संचयन के लिए किया जाता था, इसीलिए पहला कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सर्वप्रथम खोजा गया स्थल मोहनजोदड़ो था, तो ये गलत होगा। सर्वप्रथम खोजा गया स्थल कौन था, हड़प्पा था, तो ये गलत हो जाएगा। पुरोहित राजा की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, तो ये तीसरा कथन सही है। पुरोहित राजाओं की मूर्ति जो है वह कहाँ से प्राप्त हुई, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। इसको पुरोहित राजा माना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। तो 2 कथन इसमें क्या है, सही है।
44 में देखते हैं, कह रहा है महाजनपद काल के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कह रहा है इस काल में लौह का उपयोग बढ़ गया था। महाजनपद काल में लोहे का उपयोग बढ़ गया था। तो पहला कथन क्या है, सही है, क्योंकि महाजनपद काल तक जो है लोहे का जो है खोज हो चुका था, खनन जो है शुरू हो गया था, इसीलिए बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई हो रही थी और विकसित हो गई थी काफ़ी चीज़ें। ठीक है ना। तो आरंभिक भारतीय 6ठी शताब्दी महाजनपद काल माना जाता है। काल को प्रायः आरंभिक राज्य नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है ना। महाजनपद काल में सिक्का का विकास, नगरों का उपयोग जो है बढ़ने लगा था। इस काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास हुआ था। ठीक है। तो महाजनपद काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास हुआ। तो दूसरा कथन भी क्या है, सही है। ठीक है। इसमें सभी धर्मों का संरक्षण मिलता था और बौद्ध धर्म और जैन धर्म को बड़े पैमाने पर क्या हुआ, विकास हुआ। और 16 राज्यों में इनका उल्लेख मिलता है सभी में। ठीक है। इनमें से कुछ जैसे वज्जी, मगध, कोसल, कुरु, पंचाल, गंधार और ये अवंती थे, उन सब में मिलता है। इनमें से कुछ राज्य गण संघ थे। कुछ राज्य क्या थे, गण संघ थे। ठीक है। मतलब बहुत सारे लोग जो है मिलकर वहाँ पर शासन करते थे, इसको गण संघ कहा जाता है। तो तीसरा कथन भी सही है। ठीक है। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी। जैसे भगवान महावीर, भगवान बुद्ध इन्हीं गणों में से एक थे। जैसे वज्जी संघ के भांति जो कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजा गण समूह का क्या होता था, नियंत्रण होता था। वहाँ पर कोई एक राजा नहीं होता था, राजाओं का समूह होता था, जिसको गण संघ कहा जाता है। ठीक है। 45 नंबर पे बात करते हैं। 45 में कह रहा है कि जूनागढ़ शिलालेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है इसमें शक शासन, रुद्र दमन की उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है। जूनागढ़ शिलालेख में कह रहा है कि किसका, रुद्र दमन के जो है गिरनार अभिलेख के रूप में भी इसको जाना जाता है, जो प्राचीन भारत में जल प्रबंधन का वर्णन करता है। ठीक है। सुदर्शन झील एक कृत्रिम झील था। कह रहा प्राकृतिक जलाशय सुदर्शन झील, तो ये गलत है। प्राकृतिक जलाशय जो है सुदर्शन झील नहीं था। सुदर्शन झील कैसा झील था, तो ये एक कृत्रिम झील था सुदर्शन झील। ठीक है। तो पहला कथन क्या है, सही है। शक शासक कौन था, रुद्र दमन वंश के जो उपलब्धि है वह जूनागढ़ शिलालेख में जो है वह मिलता है। ठीक है। शक शासक रुद्र दमन के उपलब्धियों का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो उत्कर्णित करवाया गया किसमें, तो जूनागढ़ शिलालेख में। और अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि तटबंधों और जलद्वारों से युक्त झील का निर्माण किया गया था। मौर्यों के शासन के दौरान जो झील बना था स्थानीय राज्यपाल के द्वारा किया गया था। ठीक है। एक भीषण तूफान ने तटबंध तोड़ दिए और झील जो है, झील से जल बाहर निकल गया। तत्कालिक शासक जो है रुद्र दमन ने दावा किया कि उसने अपनी प्रजा पर कोई कर लगाए बिना स्वयं के संसाधनों की सहायता से झील की मरम्मत कराई थी। ठीक है। उसी पाषाण खंड पर एक अन्य अभिलेख आता है में उल्लेख मिलता है कि गुप्त वंश के शासक ने एक बार फिर इस झील की मरम्मत करवाई थी। ठीक है। तो केवल एक इसका उत्तर हो जाएगा। 46 नंबर पे आते हैं। 5 प्रश्न और हैं आज के इस वीडियो में। कह रहा संगम युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेल्लालर कह रहा काश्तकार होता था। ठीक है। तो देखिए संगम युग के दौरान जो है बड़े भूमिधारक, साथ ही गांव के मुखिया, ठीक है, जिनका पद अक्सर क्या होता था, वंशानुगत होता था, मुखिया का पद, शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में उभरे, जो कि अक्सर अन्य किसानों पर क्या करते थे, नियंत्रण करते थे। ठीक है। प्रारंभिक तमिल साहित्य संगम ग्रंथ में भी ग्रामों में रहने वाले लोगों की विभिन्न श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। वेल्लालर जो है बड़े जमींदार होते थे, काश्तकार नहीं होते थे। तो पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है। वेल्लालर क्या होते थे, तो काश्तकार नहीं होते थे। क्या होते थे, तो जमींदार होते थे। ठीक है। इसके बाद कह रहा है उल्वर कौन होते थे, तो हल चलाने वाले नहीं, उल्वर हल चलाने वाले होते थे। सही सुमेलित है। ठीक है। तो दोस्तों उल्वर कौन होते थे, हल चलाने वाले होते थे। फिर है अनिमई कौन है, अनिमई कौन होते थे, दास। तो ये तीसरा कथन क्या है, ये भी तो तीसरा सही सुमेलित है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, 2 और 3। ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। कह रहा है कि वर्गों की ये भिन्नता भूमि के स्वामित्व, श्रम और नई प्रौद्योगिकी के उपयोग पर क्या है, आधारित है। ठीक है। ऐसी परिस्थिति में भूमि का स्वामित्व कौन हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसी से क्या हो जाती थी, सामाजिक स्थितियां तय होती थी। ठीक है। 47 नंबर, भारत के सामाजिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं भारत के संविधान के संदर्भ में कह रहा है, क्या कर रहे हैं। वर्णों की संख्या 4 निर्धारित की गई है। बिल्कुल सही है। वर्णों की संख्या कितने हैं, 4। कौन कौन, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। दूसरा नंबर, जातियों की संख्या निश्चित थी, गलत। जातियों की संख्या क्या है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। कैसे, क्योंकि वर्ण जो है ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। तो इस जन्म का शादी इसमें, इस जन्म का इसमें, इस जन्म का इसमें, या फिर इसका इसमें, या फिर सीधा इसका इसमें,
हो सकता था कि नहीं हो सकता था? तो हो सकता था, ठीक है। इसको कहते हैं संकर जाति। तो यहीं से क्या होता है, जाति का उत्पन्न होता है कि जो भी अदर वर्ण में, गैर वर्ण या अवर्ण में शादी करेगा उसको क्या कर दिया जाएगा, उस जाति से निकाल करके दूसरी जाति में, वर्ण में डाल दिया जाता था, जिसको संकर वर्ण कहा जाता था। संकर वर्ण में जाति बनती गई, अलग अलग जातियों का निर्माण होता गया। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना? अरे बोलिए, ठीक है, चलिए ठीक है। तो इसका उत्तर क्या मान है? चलिए तीन, एक कथन बचा हुआ है ना, एक कथन बचा हुआ है। कह रहा ब्राह्मणवादी संस्थाओं को लोगों को जातियों में वर्गीकृत करने का अधिकार था। सही है? सही है कि गलत है बताइए? ब्राह्मणवादी संस्थाओं को लोगों को जातियों में वर्गीकृत करने का अधिकार था, बिल्कुल था, क्योंकि ब्राह्मण ही क्या थे, उच्च जाति के लोग थे। तो ब्राह्मण को यह अधिकार होगा कि हम किसको किस वर्ण में रखेंगे, किसको किस वर्ण में नहीं रखेंगे। ठीक है ना? बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दो कथन सही हैं, कौन कौन, एक और तीन। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, एक और तीन सही है। 48 नंबर देखे हैं? नहीं देखे? चलो देख लेते हैं, देख लेते हैं, अरे देख लेते हैं, थोड़ा ही तो है। कह रहे सातवाहन शासकों के संदर्भ में, सातवाहन शासक पढ़े हैं ना? सातवाहन शासक क्या होता है? कह रहा इन शासकों की पत्नी के नाम उनके पिता के गोत्र से उद्भूत होते थे। सही है? सातवाहन शासकों में क्या थे, मातृसत्तात्मक थी, बिल्कुल थी। तो पहला कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सातवाहन कहाँ के राजा थे, सातवाहन कहाँ पे उनका क्षेत्र था, तो दक्कन की जनजाति थी, किंतु बाद में उनका क्या हो गया, ब्राह्मणीकरण हो गया, उनको बाद में ब्राह्मण बना दिया गया और वो खुद को ब्राह्मण समझने लगे। सातवाहन शासकों में कुछ क्या थी, बहुपत्नी प्रथा पालन में करते थे, बिल्कुल करते थे। अर्थात उनकी बहुपत्नी प्रथा क्या होती है, उनकी एक से अधिक पत्नियां होती है। कितनी, एक से अधिक पत्नियां होती है, तो उसको क्या कहेंगे, बहुपत्नी प्रथा कहेंगे। क्या कहेंगे, बहुपत्नी प्रथा कहेंगे। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, दो सही होगा गलत होगा, बहुपत्नी प्रथा का पालन करते थे। ठीक है, तो दो सही है। पहला तो बता ही दिए कि सही है, ठीक है ना? जैसे इनमें से कुछ का नाम क्या है, गौतम, वशिष्ठ, जैसे गोत्रों से क्या थे, उद्भिद थे, तो पिता के गोत्र से पुत्री का चलन होता था। ठीक है, सॉरी, पिता के गोत्र से पुत्री का नाम होता था। ठीक है, और पत्नी जो है पिता के गोत्र से ही जाने जाते थे। अगर उनकी पहचान उनके पिता के नाम से की गई, तो ये भी क्या है, सही है, तीसरा कथन भी सही है। कह रहे सिंहासन पर उनका उत्तराधिकार आमतौर पर पितृसत्तात्मक था। ठीक है ना? पहचान के लिए पिता का गोत्र का ही नाम का एक कायम रखा गया था। उनमें कुछ महिलाएं एक ही गोत्र की थीं, जैसे बहुल विवाह पद्धति के नियमों के विरुद्ध था। यह उदाहरण एक वैकल्पिक और अंतर विवाह पद्धति अर्थात बंधुओं में विवाह संबंध को क्या करता, दर्शाता था, जो दक्षिण भारत में आज भी देखने को मिलता है। इसका प्रचलन क्या कहता है, दक्षिण भारत में कई समुदायों में देखने को मिलता है आज भी। बांधवों यानी ममेरे, चचेरे, कजन सिस्टर्स, ब्रदर्स में क्या होते, शादी होती थी। ठीक है, तीसरा कथन गलत है ना? तीसरा कथन गलत हो जाए। अरे भाई तीसरा कथन गलत है, ठीक है ना? सातवां शासक उनके मातृ नाम, माता के नाम से उद्भित या चिन्हित किया जाता था। ठीक है, पिता के नाम से, पिता का गोत्र होता था, लेकिन उनकी पहचान किससे नाम से होती थी, तो माता के नाम, जैसे गौतमी पुत्र सातवाहन है ना, तो माता के नाम से उनका होता था। ठीक है, पितृसत्तात्मक था, सिंहासन पितृसत्तात्मक था। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। तो तीन कथन सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा तीन उत्तर। 49 पे आए हैं? अरे आ जाए, अरे बोलो भाई, अरे बोल दो, 49 पे आए हैं कि नहीं आए? नहीं आए, ठीक है, नहीं आते हैं। निम्नलिखित में से कौन तमिलकम की व्याख्या करता है? अच्छा बताइए, तमिलकम की व्याख्या कौन करता है? तमिलकम के बारे में पता है? कह रहा है कि वह क्षेत्र जहाँ दक्कन और उसके दक्षिण में स्थित चोलों, चेरों और पांड्यों जैसे साम्राज्यों का उदय हुआ था, उसको क्या कहा जाता था, तमिलकम कहा जाता था। ठीक है, चोल, चेर और पांड्य का राज्य का जहाँ पे शामिल होता था, उसको क्या कहा जाता था, तमिलकम कहा जाता था। ठीक है, यहीं से तमिल संगम ग्रंथ जो है मिलता है, और ये कविताएं मिलती है, और सरदारों का विवरण करते हैं कि उन्होंने अपने स्रोतों का संकलन और वितरण किस प्रकार से किया है। ठीक है, अंतिम प्रश्न पे आए आज के, चलिए आते हैं आज का अंतिम प्रश्न, देखते हैं क्या है। 50 नंबर सवाल, आज का अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है? आज का अंतिम प्रश्न कह रहा है निम्न पर विचार कीजिए। संसार कह रहा निश्चित है, संसार निश्चित है क्या निश्चित है, बताइए कौन कौन योगी बनने जा रहे हैं? अरे कुछ तो बताइए भाई साहब, आप लोग ना लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, ना शेयर करते हैं, अरे कुछ तो कीजिए, कमेंट ही कर दीजिए कैसा लगा वीडियो। तो 50 प्रश्न कह रहा है कि संसार निश्चित है, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, संसार निश्चित है, गलत। बौद्ध दर्शन के अनुसार जो है, अच्छा बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग मानना है ना, यहाँ तो हम भूल ही गए। बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग कर रहा है दार्शनिक सिद्धांत का संसार निश्चित है, नहीं, संसार क्षण भंगुर है, प्रत्येक क्षण क्या कर रहा है, संसार
बदल रहा है, निश्चित नहीं है। दुनिया में कुछ भी निश्चित नहीं है, हर चीज़ क्या है, अनित्य है। दुनिया अनित्य है, परिवर्तनशील है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। कह रहा है संसार निष्प्राण है, संसार कह रहा है निष्प्राण है, तो ये कथन सही है। लेकिन यही चीज़ यदि बोल दे जैन धर्म में, तो जैन धर्म में संसार क्या हो जाएगा, प्राणवान हो जाएगा। जैन धर्म में संसार में प्राण है। दुख मानव अस्तित्व का स्वाभाविक अंग है, तो ये सही है, मानव अस्तित्व का स्वाभाविक अंग है दुख, ठीक है। तो क्षणभंगुर संसार में दुख मानव अस्तित्व का अंतर्निहित है, अतः कथन क्या है, 3 सही है, ठीक है। तो केवल 2 इसका उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने 50 प्रश्न यहाँ कंप्लीट कर लिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे और अपनी पढ़ाई जारी रखें। और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत जोरों की संख्या में शेयर कीजिए, लाइक करते जाइए वीडियो को दोस्तों। कम से कम इस समय आपका कुछ नहीं जाता है, एक क्लिक करना है सब्सक्राइब बटन पे, एक क्लिक करना है आपको लाइक बटन पे, ठीक है दोस्तों। नोटिफिकेशन आप ऑफ रखना चाहते हैं कर लीजिए, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।